डभोई के कांग्रेस प्रत्याशी बालकृष्ण पटेल द्वारा लोगों को पैसे दिए जाने का वीडियो वायरल हुआ है। डभोई के कांग्रेस उम्मीदवार बालकृष्ण पटेल उर्फ बालकृष्ण ढोलार भायली में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उस समय लोगों को वो पैसे दे रहे हैं, ऐसा वीडियो वायरल हुआ है। प्राप्त जानकारी अनुसार भायली के निवासी मनोज भाई का कहना है कि उनका बेटा रो रहा था, इसलिए 50 या 100 रुपए बालकृष्ण पटेल ने उनको दिए। पैसे देते हुए वायरल हुए इस वीडियो के बाद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वैसे आचार संहिता भंग की फरियाद हो सकती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बालकृष्ण ढोलार भाजपा से सस्पेंड हुए थे, जो अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा में भाजपा का प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, जिसकी जानकारी नवलखी मैदान में चल रही तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से साझा की। આવતીકાલે બપોરે 4 કલાકે રાષ્ટ્રપુરુષ ભારતના વડાપ્રધાન માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી વડોદરાના નવલખી મેદાન ખાતે પધારવાના છે। વડોદરા મહાનગરના 5 વિધાનસભાના ઉમેદવાર અને વડોદરા જિલ્લાના 5 વિધાનસભાના ઉમેદવાર એટલે કે કુલ 10 ઉમેદવારના સંદર્ભમાં જનમેદનીને સંબોધન કરવાના છે। કાર્યક્રમમાં વડોદરા મહાનગર અને વડોદરા જિલ્લાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેવાના છે। સાથે સાથે પાર્ટીના શુભેચ્છકો, પાર્ટીના સમર્થકો, સાધુ સંતો, અલગ અલગ સંસ્થાના અગ્રણીઓ અને જે લોકો વર્ષોથી રાષ્ટ્રભક્તિના આધારે દેશના વિકાસની ચિંતા કરી રહ્યા છે એવા સૌ લોકો આવતીકાલે બપોરે 4 કલાકે અહીંયા નવલખીના ગ્રાઉન્ડ ખાતે ઉપસ્થિત રહેવાના છે। ગુજરાતના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પણ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહી અને માર્ગદર્શન આપવાના છે। મોટી સંખ્યામાં જનમેદની એમને સાંભળવા માટે એના સમર્થન માટે આવનાર છે। ત્યારે મીડિયાના માધ્યમથી પણ વડોદરા શહેર અને વડોદરા જિલ્લાના સૌ નગરજનોને નવલખી ખાતેની આ અભૂતપૂર્વ વિજય સંકલ્પ યાત્રા એમાં जन सम्मेलन में पधारवा माटे आपना माध्यम थी पण सौने विनंती करूँ छूं। प्रधानमंत्रीजीनो भव्य स्टेज अने डोम ए पण तैयार थई गयो छे अने एकदम ठंडीनुं खुशनुमा वातावरणमां स्टेजनी सामे जाहेर जनता पोते बिराजमान थशे। विविध ब्लॉक द्वारा आ नवलखीना विशाळ ग्राउंड ने विभिन्न ब्लॉक में वहेंची देवामां आव्युं छे। जे कहूँ ए प्रमाणे वडोदरा शहरना 5 विधानसभा क्षेत्रों अने वडोदरा जिल्लाना 5 विधानसभा क्षेत्रों एम 10 विधानसभा क्षेत्रों ने आवरी लेती आ सभा थवानी छे। माननीय प्रधानमंत्रीजी माटे वडोदरा शहर एक संघना प्रचारक तरीकेनी पण एमनी कर्मभूमि रही छे अने गुजरातना मुख्यमंत्री तरीके पण एमनो विशेष स्नेह वडोदरा महानगर ने सदा एज वडोदरा छे जेमणे 2014 में आ वडोदरा शहर अने जिल्लानी जनताए एमने प्रधानमंत्री तरीके दिल्ली मोकलवानुं गौरव पण आ शहरने प्राप्त थाय छे। एवी आ संस्कारी नगरी वडोदरा में माननीय प्रधानमंत्रीजी आवे छे त्यारे एमने एक विशेष लगाव अने स्नेह वडोदरा प्रत्ये होय छे। छाणी की अवध रेसिडेंसी और आसपास के अन्य बंगलोज के स्थानीय निवासी पानी, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण रोष में हैं और मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। छाणी करोड़िया रोड विस्तार के अवैध रेसिडेंसी, रुद्राक्ष, सिद्धेश्वर समेत कई बंगलोज में काफी बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं। यहाँ पर 2012 से यह लोग कॉरपोरेशन के सभी टैक्सेस भरते हैं। इसके बावजूद भी इस विस्तार के लोग पानी, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अनेकों बार वीएमसी में शिकायतें करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस मुद्दे यहाँ के निवासियों ने मतदान का बहिष्कार करना तय किया है। नो सुविधा नो मतदान और सभी राजनीतिक पार्टियों को उनके विस्तार में चुनाव प्रचार के लिए प्रवेश से मनाही कर दी गई है। અને અમારી પાર્ટી જોડે કોઈ લેવા દેવા નથી, વીએમસી સાથે લેવા દેવા નથી। જે તે આપણે જે બોડીમાંથી આપણે ચૂંટાઈને આવ્યા છે, લાસ્ટ યરની વાત કરું છું, આ જે વોર્ડ નંબર 1 લાગે છે જે પેનલ આપણે ચૂંટીને આવ્યા છે, હું એવું કહું છું વીએમસીની રાહ ના જોતા
એમનું તો કામ થશે આજે નહીં તો કાલે, પણ આપણે પોતે જેમ પ્રાઇવેટલી કરાવે એમ ના કરી શકીએ? આપણી પાસે રોડ તો ખુલ્લો છે. એવું નથી કહેતા, તમને હું એ જ કહું છું કે આજે અમે બનાવીએ ને કાલે અમે ખોદીએ તો કંઈક અમારી પણ રોડની વચ્ચેથી જવાનું છે, અત્યારે જે રોડ છે એની વચ્ચેથી જવાનું છે. શું આજે તમે ડ્રેનેજ ખોદવાની લાઈન વાત- નાખીશું તો તમારે ડ્રેનેજ લાઈન આગળ નાખી દીધેલી છે. આગળ જે ના પણ એ તો સાઈડમાંથી જશે ને, એમ કહું છું સાઈડમાંથી રોડની જશે. વચ્ચેથી તો નહીં જાય ને. તમે અમને એવું કહો છો કે તમે અત્યારે રોડ બનાવી દો, બરાબર છે? હા. તો રોડ બનાવી દો, બરાબર. હા. ચલો હું રોડનું કહી દઉં, કોટામાંથી અમારો રોડ બનાવી દો, Yes. બરાબર. હવે આ રોડ બનાવ્યો ને પછી કાલે ખોદવાનું થાય, તમારો રોડ બનાવો એટલે નીચે ગ્રાઉટિંગ કરવું પડે, મેટલ બધું નાખવું પણ પડે. ખોદવા માટે તો એ લોકોએ 2.5 થી 3 ફૂટ સાઈડમાં બે બાજુ અરે જગ્યા એવું રાખી નથી, આ તમારું નાખ્યું છે, નીચે રોડાછારું છે. હા આ જે રોડ બનાવ્યો છે Proper basement નથી કર્યું. એનું કોઈ નીચેથી પેલું જે પકડ નથી કર્યું, પાયો મજબૂત નથી કર્યો. અમારે જે ગ્રાઉટિંગ કરવું પડે હા. એ ગ્રાઉટિંગ કર્યા વગરનો એમણે નીચે રોડાછારા નાખી અને ઉપર પેલું પોલિડસ્ટ નાખીને રોલર ફેરવાઈ દીધેલું. રોલર હા, તો એટલું તો કરો, એટલું તો કરો, પાકું ના થાય ફેરવાયું છે હા, હા, રોલરથી. પણ વાત એટલી છે કે તમે જે રીતે એવું કહો છો કે કોર્પોરેટરના કોટામાંથી રોડ બનાવી દો, તો ચલો અમે એગ્રી બનાવી દીધો બરાબર. પણ 18 મીટરનો રોડ મંજૂર કરાયો છે પુષ્પાબેન વાઘેલાએ, બરાબર. 18 મીટરનો રોડ મંજૂર કરાયો છે, સેન્ટ્રલ લાઇટો મંજૂર કરાઈ છે, ડ્રેનેજ લાઈન મંજૂર કરાઈ, પાણીની લાઈન મંજૂર કરાઈ, બધું જ કરાયું. તમે છાણી વિસ્તાર મારામાં પહેલી વાર આવ્યો ને, પણ હું આ મારો જૂનો વિસ્તાર છે. પહેલો જે નવો વિસ્તાર આવ્યો ને એ નવા વિસ્તારની અંદર મોટા મોટા બંગલાવાળાની બિચારા અમને પાણીનું કનેક્શન નહીં લઈ શકતા, બરાબર. એટલી ખરાબ પરિસ્થિતિ આ લોકોએ કોર્પોરેશન વાળાએ કરી છે. પણ આ તો અમારો જૂનો વિસ્તાર હતો અને ગઈ ટર્મમાં અવધવાળાને પૂછજો, મોરચા કાઢ્યા છે. 2-3 વાર અમે મોરચા લઈને ગયા કોર્પોરેશનમાં. પાણીની લાઈન ને ડ્રેનેજ તો અમે સમજી ગયા. અત્યારે જે વાત થઈ રહી છે આ પ્રાથમિક ધોરણ આજે રસ્તો છે એ રસ્તો આજે બી JCB મોન્સૂન, બિફોર મોન્સૂન, આફ્ટર મોન્સૂન રોડ જે કઈ ખવાઈ ગયેલા હોય ને એની ઉપર કામ થતું હોય છે, જે કામ થયું આ નથી રોડ કોર્પોરેશને નથી બનાવ્યો, તો કોને બનાવે? બિલ્ડરે બનાવ્યો. હા પર્સનલી રોડ છે. હા સુવિધા નહીં તો વોટ નહીં, સુવિધા નહીં તો વોટ નહીં, પાણી નહીં તો વોટ નહીં, પાણી નહીં તો વોટ નહીં, રોડ નહીં તો વોટ નહીં, રોડ નહીં તો વોટ નહીં. અમારી માંગે પૂરી કરો, અમારી માંગે પૂરી કરો. કોઈ પણ રાજકીય પાર્ટીએ કોઈ પણ રાજકીય પાર્ટીએ પ્રવેશ કરવો નહીં, કોઈ પણ રાજકીય પાર્ટીએ બીએમસી હાય હાય, બીએમસી હાય હાય, બીએમસી હાય હાય. હું છાણી ટીપી 48માંથી બોલું છું. અમે છેલ્લા 2012થી પાણી વેરો, રોડ ટેક્સ ભરવા છતાંય અમારા મૂળભૂત જે સેવાઓ સરકાર તરફથી મળવાની જોઈએ તે હજુ સુધી અમને મળી નથી. જે અમને રસ્તો પણ વ્યવસ્થિત મળ્યો નથી અને ગવર્મેન્ટનું પાણી પણ નથી મળ્યું. તો અમે બધા રહીશોએ છેલ્લા 10 વર્ષથી આ ભરી રહ્યા છે ટેક્સ. ઘણી બધી રજૂઆત કરવા છતાંય સરકારે અમારી બાજુ ધ્યાન દોર્યું નથી. તેથી અમે બધા રહીશોએ આ વખતે રોડ નહીં, પાણી નહીં તો વોટ નહીંનો સૂત્રોચ્ચાર કરીને અમે સામૂહિક એમનો બહિષ્કાર કરી રહ્યા છે, જેની આપ નોંધ લેવા વિનંતી. ઘણા સમયથી અહીંયા આગળ રોડ રસ્તા રોડ પાકા રોડ નથી, તેમજ પાણી પણ સુવિધા નથી અને આનો વેરો પણ વસૂલ કરવામાં આવે છે નગરપાલિકા દ્વારા, છતાં પણ અત્યાર સુધી કોઈ પણ પ્રકારની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ નથી, જેના વિરોધમાં બોર્ડ પણ લગાવવામાં આવેલા છે અને તમામ નાગરિકોએ ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરેલો છે. રોડ નહીં તો વોટ નહીં, ખરેખર વોટ આલવો એ આપણો અધિકાર છે. તો તમે શું પછી વિચારના શું કરશો? વોટનું ઓપ્શન પણ છે. હા છે, અધિકાર તો છે વોટ આપવાનો અને વોટ આપવો પણ જરૂરી છે, એ તો છે જ. પરંતુ એવું છે કે ઘણીવાર કેવું થાય છે કે રાજકીય પક્ષો અહીંયા આગળ આવે છે, પ્રલોભનો આપે છે જાત જાતના અને છતાં પણ કામ થતા નથી. એટલે આ વખત અમે ડિસાઈડ કરેલું છે કે રોડ નહીં, પાણી નહીં તો વોટ નહીં. અમે અહીંયા ઘણા ટાઈમથી રહીએ છીએ. લગભગ હું 2 વર્ષથી રહું છું, પણ અવધ રેસિડેન્સી અને પાછળ જે બંગલોઝ છે લગભગ 10 વર્ષ જૂના છે અને અહીંયા રોડ પાણીની કોઈ જ વ્યવસ્થા નથી. ગટર લાઇન પણ બિલ્ડરે જાતે કરી આપેલી છે. હજુ કોર્પોરેશન દ્વારા કોઈ પણ સહાય અહીંયા આગળ આપવામાં આવેલ નથી. અંગે તમે કોઈ રજૂઆત કરી છે ખરી? વારંવાર રજૂઆત કરેલી જ છે, લેખિતમાં, મૌખિકમાં, બધી જ રીતે. શું જવાબ મળે તમને? જવાબ કશો મળતો જ નથી, કશું કરતા નથી, ખાલી આશ્વાસન મળે છે, બસ થઈ જશે.
જોઈએ છે હવે અત્યાર સુધી તો કશું થયું નથી. હવે કંઈક નવું કંઈક એ થાય તો કંઈક આપણને કંઈ આશા જાગે. ના, હજુ સુધી કોઈ આવ્યું નથી, પણ આવે તો અમારો જવાબ મળશે 100%. તમે ક્યાં રહો છો અને તમારી શું સમસ્યા, તમારી શું માગણી છે? મારું સિદ્ધેશ્વરમાં હું રહું છું. અમારી માંગણી એ જ છે કે રસ્તા અને રોડ એ વ્યવસ્થિત છે નહીં. ટીપી 48 અમારું લાગુ પડે. સપ્તદી સાણી કેટલા રહીશોને શું સમસ્યા છે અને તમે કોઈ રજૂઆત કરી છે? 60 ઘરો છે અમારા ત્યાં આગળ સિદ્ધેશ્વરમાં. 60 ઘરો છે એટલે મિનિમમ 300 500 પબ્લિક રહે છે. કેટલા સોસાયટીમાં સમસ્યા છે? 5 તમારું શું કહેવું છે? मेरा ये है कि जो सप्तपति पार्टी प्लाट के पीछे ये अवध रेसिडेंसी, सिद्धेश्वर हरिदर्शन, रुद्राक्ष हेरिटेज, सोहम बंगलोज, पुष्पम बंगलोज, ये 5 सोसाइटी हैं जिसमें लगभग 500 परिवार रहते हैं. लेकिन यहाँ जो बेसिक चीज़ है, आदमी की जो बेसिक नीड होती, रोड, पानी और ड्रेनेज, ये सुविधा ये 2 सोसाइटी तो अभी नहीं है, लेकिन ये कुछ सोसाइटी जैसे पुष्पम बंगलोज, अवध रेसिडेंसी, ये 10 साल पुरानी है, लेकिन आज भी यहाँ जंगल जैसा माहौल है. ना रोड है, ना पानी ड्रेनेज है, ना बराबर से आने जाने का रास्ता है, ना लाइट है. ये बेसिक नीड जो आदमी की होती है वो होनी चाहिए. आज ये बहुत शर्म की बात है कि ये यहाँ पे मौजूद नहीं है. अगर ये सुविधा नहीं होती, आप लोग आज क्यों इकट्ठा हुए हैं और आपकी मांग क्या रहेगी? अगर वोट नहीं, सुविधा नहीं, तो आप क्या करना चाहोगे? ये सभी सोसाइटी के लोग, जो 5 सोसाइटियाँ हैं यहाँ पे, सभी ने निश्चय किया है कि अगर रोड और ये सारी फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिल पाती हैं तो हम लोग इस बार के मतदान का पूर्ण बहिष्कार करेंगे. आप क्या कहना चाहोगे कि इतनी बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा हुए? હું સપ્તપદી પાર્ટી પ્લોટની પાછળ ટીપી 48 એરિયા, જે છાણી વોર્ડ નંબર 1માં પણ લાગે છે અને રાવપુરા વોર્ડમાં લાગે છે. અને આજે લાસ્ટ 8 થી 10 વર્ષથી પ્રાથમિક જરૂરિયાતો હોય છે, જેમાં પાણી આવી જાય છે, ડ્રેનેજ આવી જાય છે, રસ્તો આવી જાય છે. જે તે સમયે એમાં ટીપી સ્ટેન્ડિંગ કમિટી, ટીપી સ્કીમની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીનો એમાં કોઈ લાગભાગ છે કે શું? વીએમસી એની સામે શું આંખ ઊંચી કરીને જોઈ નથી રહી? આંખ આડા કાન રાખી રહી છે? આજે 10 વર્ષ પછી પણ અમારી આ માંગો પૂરી નથી થઈ રહી. એની પાછળ જવાબદાર કોણ છે? એના નામો તો નહીં, પણ આજે ઇલેક્શન આવી રહ્યું છે એના ભાગરૂપે અમે પણ અમારી જે જવાબદારી છે એ તો નિભાવવા તૈયાર છે, વોટ આપવા તૈયાર છે, બરાબર છે. પણ એની સામે અમારી જે પ્રાથમિક જરૂરિયાતો છે એ મળી નથી રહી. એની સામે વીએમસી અમારી પાસે લાસ્ટ 10 વર્ષથી પ્રાથમિક જરૂરિયાતોનો જે ટેક્સ છે એ ઉઘરાવી રહ્યો છે. તો શું આ વ્યાજબી છે? નથી વ્યાજબી. ધેટ્સ વાય બધા મિડલ ક્લાસ ફેમિલીમાંથી આવ્યા છે, મધ્યમ વર્ગમાંથી આવ્યા છે. ઘણા બધા લોકો ખેતી સાથે સંકળાયેલા છે, ઘણા બધા લોકો સવારે જઈને સાંજે નોકરી સાથે સંકળાયેલા છે, બરાબર છે. આ બધી વસ્તુ માટે અમારી પાસે બહુ જૂજ સમય હોય છે, જેના ભાગરૂપે આજે અમે બધા ભેગા થયા છે. અમારી એટલી જ માંગ છે, પાણી, રસ્તો, ડ્રેનેજ, વોટ લઈ જાઓ, કામ કરી જાઓ. કોઈ પાર્ટીને અમને એ નથી કરતા કે આ જ પાર્ટી કરે. અમારી માટે બધી પાર્ટી સરખી છે, બરાબર છે. અમારો એક જ એ છે, જો અમને પ્રાથમિક સુવિધાઓ નહીં મળે તો આ વખતે અમે આ ચૂંટણીમાં અમે અમારો વોટ આપીશું નહીં. અમે ટોટલી બહિષ્કાર કરીશું. જે બધાની સંમતિ સાથે અમે આગળ વધવા તૈયાર છે, જેનું તમે આજે નહીં પણ કાલે જવાબ આપવો રહ્યો ને તો આનું જે પણ એક્શન લીગલી લેવામાં આવશે એની માટે અમે બધા સંમત છે ને એની માટે તમે જવાબ આપવા રેડી રહેજો. આ ચેલેન્જ નથી, આ એક તમારી સામે એક અમારી અરજ છે, જેને તમે આંખ આડા કાન ના કરીને समय साथे पूरी करो. ये ज हमारी प्रार्थना. वंदे मातरम. जय भारत. विश्वामित्री बचाओ समिति के सदस्य और वकील शैलेश अमीन ने वडोदरा में जगह जगह लगाए गए भाजपा के विधायक जीतू सुखड़िया के होर्डिंग्स हटाने की मांग की है. सयाजीगंज मांजलपुर न्याय मंदिर और चुनाव अधिकारी जिलाधीश के ऑफिस के बाहर सरकारी जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के सयाजीगंज के विधायक जीतू सुखड़िया ने उनकी तस्वीरों के साथ होर्डिंग्स लगाए हैं, जिसे लेकर आचार संहिता भंग का मुद्दा उठाते हुए विश्वामित्री बचाओ समिति के सदस्यों, पदाधिकारियों के साथ वकील शैलेश अमीन ने जिलाधीश को परिपत्र दिया और कानूनी कार्यवाही कर इन होर्डिंग्स को हटाने की मांग की है.
गुजरात विधानसभा 2022 की चुनाव की घोषणा हो चुकी है, उसका जाहिरनामा भी प्रसिद्ध हो गया है, नोटिफिकेशन आ गया है। तब से कोई भी पार्टी कोई भी सरकारी जगह पर अपने लोगों की जाहिरात नहीं कर सकते, लेकिन सयाजीगंज के प्रवर्तमान धारासभ्य जीतू भाई सुखड़िया ने यहाँ मतदार लोगों को मतदान करो ऐसा बोर्ड लगाया था, खुद का फ़ोटो लगाया था, खुद का नाम लिखा हुआ था। वो आज भी धारासभ्य है, आज भी भाजपा के हैं, आज भी भाजपा पे प्रचार में भी जाते हैं। तो इनका बोर्ड एक वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आचार संहिता का भंग होता है। तो मैंने आज कलेक्टर श्री को लिखा कि आप जिला चुनाव अधिकारी हो, आपके बिल्कुल कचेरी के बाहर फुटपाथ पे सरकारी ज़मीन पर ऐसे बोर्ड लगे हुए, न्याय मंदिर के ऐतिहासिक इमारत के बाहर भी ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, माजलपुर भी लगा हुआ है, ये चारों तरफ बोर्ड लगे हुए, ये आदर्श आचार संहिता का भंग हो रहा है। तो आप इसके ऊपर कार्यवाही 10 दिन से क्यों नहीं करते? आपके कचेरी के बाहर है तो फिर इसमें आप क्यों नज़रअंदाज करते हो? आज मैंने पत्र लिख के इनको निकालने की बात की है, अभी आप आए तो ये बोर्ड शायद निकाला भी गया है। इसको मैं देखूं तो शासक पक्ष की तरफदारी करते हुए जिला चुनाव अधिकारी दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि ये उनका रास्ता है, यहाँ से आना जाना रहता है, उनकी कचेरी है, उनके बाहर ही बोर्ड लगा हुआ है। फिर भी सुओमोटो जो एक्शन लेना चाहिए उनको निकाल देना चाहिए। बड़ौदा के सभी निकाल दिए तो इसको क्यों रहने दिया? और इसको लगाने की अगर परवानगी दी है तो किसने दी है, क्यों दी है? अगर वो आज भी प्रवर्तमान भाजपा के धारासभ्य है और भाजपा की कचेरियों के उद्घाटन में सभी जगह पे उम्मीदवार के साथ बैठते उठते हैं तो उनका फोटो वाला नाम वाला बोर्ड क्यों लगाते हैं? तो ये सवाल भी है और इनकी नीयत पर भी सवाल खड़ा करते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल है, वडोदरा में भी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार हो रहा है और तरह तरह के विवाद भी सामने आ रहे हैं। वडोदरा की सयाजीगंज विधानसभा से विधायक रहे जीतू सुखड़िया के होर्डिंग्स लगने पर भी विवाद हुआ है। जीतू सुखड़िया से उनसे ही पूछेंगे कि आखिरकार ये विवाद है क्या? होर्डिंग्स आपके शहर में लगे हैं और इसे लेकर विवाद सामने आ रहा है कि आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? कई 55 साल से मैं राजनीति में हूँ। आचार संहिता कैसे पालन करना चाहिए वो सब मैं जानता हूँ। मैंने जो होर्डिंग लगाया है, मतदान ज़्यादा होए इसके लिए मैंने होर्डिंग लगाया है। उसमें कुछ नहीं लिखा है ये अवसर लोकशाहीनो, मतदान अवश्य करो, शेष सफलता सर्जन बात है। और नीचे मेरा फोटो लगाया और नाम लगाया। अपील करने वाला मैं हूँ। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर जरूर हूँ, लेकिन साथ में सोशल वर्कर भी हूँ और मेरी जिम्मेवारी रहती है कि लोकशाही तंत्र के लिए जो सरकार ने निर्देश दिए, चुनावी पंच ने जो निर्देश दिए, उसके लिए ये प्रसार माध्यम से ज़्यादा मतदान होवे, इसके लिए मैंने ये बैनर लगाए। वो पूरी आचार संहिता के जो अधिकारी है उनकी सैंक्शन लेके कॉरपोरेशन में इसके पेमेंट करके ये विधिवत पे मैंने लगाया है। उसमें कोई कानून भंग होता नहीं है। ये सब बोल रहे हैं कि ज़्यादा मतदान होगा तो भाजपा को लाभ होगा, इसमें भाजपा कुछ नहीं है। जिसको जी चाहे वो वहाँ वोट करे, लेकिन वोट करे इसके लिए मैंने ये होर्डिंग लगाया। सर, वडोदरा में क्या माहौल है चुनाव को लेकर? कल खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं प्रचार के लिए। आप पूरे सिटी में घूमते हैं, लोग भी देख रहे हैं, भाजपा के सिवा कुछ दिखता है? लोगों में ये श्रद्धा है कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश के लिए अभी और साल तक चलना चाहिए, जैसे कि देश प्रगति कर सके। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी 3 बार वडोदरा आ चुके हैं, कोई डर है क्या वडोदरा सीट को लेकर? क्योंकि वडोदरा तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। हम अभी बड़ौदा में 5 सीट है हमारी, 5 सीट पर जीतने के लिए काम नहीं करते हैं, ज़्यादा स्कोर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो जैसे कि रिकॉर्ड बने। बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम से बातचीत के लिए। ये थे सयाजीगंज विधानसभा से कई सालों तक विधायक रहे जीतू सुखड़िया जी। वो कह रहे हैं कि होर्डिंग्स उन्होंने मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लगाए हैं और उसमें आचार संहिता के उल्लंघन जैसी कोई बात सामने नहीं आती है। चुनाव है और तरह तरह के विवाद सामने आते रहते हैं और उसी पर वीएनएम की नजर लगातार बनी हुई है। देखते रहिए वीएनएम। महज 4 साल पहले बरोड़ा प्रोडक्टिविटी जेतलपुर रोड पर पौराणिक शिव मंदिर के चारों ओर 50 लाख की लागत से बनी वॉल
द्वार और गेट अब जर्जरित अवस्था में पहुंच गए हैं। बरोड़ा प्रोडक्टिविटी जेतलपुर रोड पर वडोदरा के नवनाथ मंदिरों में से एक माने जाते काशी विश्वनाथ मंदिर में करीब 50 लाख की लागत से कंपाउंड वॉल और सुंदर गेट बनाए गए थे, लेकिन केवल 4 सालों में ही इसकी हालत जर्जरित हो गई है और गेट टूटने के कगार पर आ गए हैं। टूटकर गिरे नहीं, इसलिए इसे रस्सों से बांधा गया है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। वहीं मंदिर भी जीर्ण हालत में है, जिसका जीर्णोद्धार नहीं करवाया गया था। नवनाथ महादेव का मंदिर है, उसमें से एक है, ये मेन रोड पे है। उसका जीर्णोद्धार हुआ, अच्छा काम हुआ था, मगर वो जो मेन गेट है उसमें बड़ी क्रैक गिरी हुई है और वो कभी भी किसके ऊपर आने जाने वाले के सर पे गिर सकती है। मैं रोज़ यहाँ आता हूँ दर्शन करने के लिए, मगर अंदर आते टाइम मुझे हमेशा डर रहता है कि ये कब और कहाँ किसके ऊपर गिरेगा। इसकी कितनी भी कंप्लेन हुई, मगर अभी तक कुछ उसका निराकरण आया नहीं है। यहाँ सब पॉलिटिकल पीपल भी आते हैं जाते हैं, मगर वो उसके ऊपर ध्यान देते नहीं है। मनुभाई टावर में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर का पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उद्घाटन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मनुभाई टावर में स्थित भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें वडोदरा शहर सांसद रंजनबेन भट्ट, शहर प्रदेश अध्यक्ष भार्गव भट्ट, शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, जीतूभाई सुखड़िया और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इस उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जंगी बहुमत से जीत मिलने का विश्वास जताया। उन्होंने कहा, गुजरात में एक बार फिर से कमल खिलेगा। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को गुजरात से गुड बाय कहा जाएगा। पार्टी के वडोदरा शहर के अध्यक्ष आदरणीय विजय भाई शाह, आदरणीय सुनीता दुग्गल जी, आदरणीय हमारी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष ज्योतिबेन, डॉक्टर भरत भाई डांगर, मीडिया के मित्रों, गुजरात विधानसभा के चुनाव प्रचार अपने जोर पर है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय की ओर बढ़ रही है। आदरणीय नरेंद्र भाई ने कल जैसे कहा है कि इस बार आदरणीय भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को सारे रिकॉर्ड भंग करने वाला जनादेश देना सुनिश्चित किया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र से जिस तरह से गुजरात का कायाकल्प हुआ है, गुजरात की जनता विकास के नाम पर मतदान करेगी और गुजरात का मॉडल जिस तरह से पूरे देश ने अंगीकार किया है, गुजरात की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को विजयी कराएगी, यह तो तय है। इसी के कारण विपक्ष हताशा के गर्त में गिरा हुआ है। परिणाम स्वरूप आदरणीय नरेंद्र मोदी के लिए फिर से एक बार विपक्षी नेता अपशब्दों की झड़ी लगा रहे हैं। जिस तरह से 2002 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए श्रीमती सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर के अपशब्द से जो प्रारंभ किया था, अब तक 87 गालियां कांग्रेस के विविध नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए दे चुके हैं। उसमें नई गाली का इजाफा गुजरात के नेता और कांग्रेस के जो चुनावों के निर्वाचन अधिकारी थे, ऐसे श्रीमान मधुसूदन मिस्त्री ने फिर से एक नई गाली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए उछाली है। और जब जब इस तरह की गालियां कांग्रेस और उनके बगल बच्चा दल देते हैं, उससे गुजरात की जनता और तीव्र गति से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनादेश देती है। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। भारत ले रहा है
इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में राजनीतिक दलों की चुनावी सामग्री वडोदरा में धूम बिक रही है, जिसे बेचने के लिए मध्य प्रदेश के व्यापारी पिछले 15 दिनों से वडोदरा में हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव का माहौल और गुजरात विधानसभा चुनाव का चुनाव प्रचार सब कुछ चरम पर है। 1 और 5 दिसंबर को गुजरात वोट करेगा और उसी की तैयारियां पिछले कई वक्त से चल रही है। और जब चुनाव प्रचार होता है, चुनाव सामग्री के बिना हमेशा अधूरा होता है। और इसीलिए ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, इसी तरीके की सामग्री का वितरण हो रहा है जो पॉलिटिकल पार्टी द्वारा इस्तेमाल की जाती है। गुजरात में पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन, उससे पहले कांग्रेस पार्टी का शासन और इस बार नई आई हुई आम आदमी पार्टी भी दावेदारी कर रही है। ऐसे में पार्टी के खेस, पार्टी के टोपियां, सब कुछ बिकता जा रहा है। राजनीतिक दल इन्हें खरीदते हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक। ये जो चुनाव सामग्री है उसी के साथ सीधे सीधे चुनाव चिन्ह पर प्रचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का निशान, वहीं कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा और आम आदमी पार्टी की झाड़ू। खेस से लेकर टोपी से लेकर हर चीज पर ये निशान इन दिनों पूरे गुजरात में देखने मिल रहे हैं। और आखिरकार क्यों ना हो, माहौल गुजरात चुनाव का, गुजरात में चुनाव प्रचार इन दिनों पूरे चरम पर है और उसमें रंग भर रहे हैं ये तरह तरह के खेस। भारतीय जनता पार्टी का भगवा जिस पर कमल और बीजेपी लिखे हुए तिरंगे हैं, झंडे हैं, टोपियां हैं और ये पूरे गुजरात में बिक रही हैं। और इन्हें बेचने के लिए अलग अलग राज्यों से व्यापारी जो है आए हुए हैं। वडोदरा के सयाजीगंज में ये दुकान है जहां खास इसी चीजों की बिक्री हो रही है, जहां तरह तरह के ब्रॉच, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के झंडे, इन सभी सामग्रियों का वितरण हो रहा है। जब कोई त्योहार होता है तब बाजार जैसे अलग अलग चीजों से सज जाते हैं, कुछ ऐसे ही इन दिनों लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा त्योहार मनाने के लिए बाजार सज गया है। वडोदरा के सयाजीगंज में इन सभी चुनाव सामग्री का वितरण हो रहा है जो चुनाव के माहौल को रंगीन बना रही है। इन दिनों जहां निकलो इसी तरीके के झंडे, इसी तरीके के खेस, टोपियों में सजे हुए लोग।
तरीके की वस्तुओं को पहने हुए लोग देखने मिलते हैं और इन वस्तुओं को वडोदरा शहर में बेचने के लिए मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश से आए हैं सर, आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? विजय जैन। ये जो सामग्री आप लेकर आए हैं कहाँ से जुटाते हैं और कहाँ कहाँ बेचते हैं? यह 4-5 प्रांत में हम बेचते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ये जो सामग्री है आप वहीं से मध्य प्रदेश से बना कर लाते हैं सारी चीजें? कार्यकर्ता बना के वहीं से लाते हैं और अलग अलग जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ आप जाते हैं? शॉप लगाते हैं। अभी कौन सी पार्टी की चीजें ज्यादा बिक रही हैं? अब के कांग्रेस का भी माल अच्छा बिक रहा है, बीजेपी का तो बिकता ही है और कांग्रेस का भी बिक रहा है। किसका जोर ज्यादा लग रहा है? जोर तो दोनों का बराबर, अब क्या हो जाए और बाकी की बात है। देश की राजनीति, देश के राजनीतिक दल, क्योंकि आप सीधे सीधे जुड़े हुए हैं उनसे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अब के फेटिंग बराबरी की दिख रही है। अच्छा, और आम आदमी पार्टी भी नई नई दावेदारी कर रही है, उनका सामान कितना बिक रहा है? उनका इधर बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में कम बिक रहा है। अच्छा, वडोदरा में आम आदमी पार्टी का कुछ ज्यादा नहीं बिक रहा है जी, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की चीजें बिक रही हैं। क्या क्या है आपके पास? झंडे, दुपट्टे, टोपी, बिल्ला, गमछा, तोरण, रनिंग आइटम जो चलती है वही बिकती है। और कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको बुलाती है या आप खुद? हमारे कहीं जाते नहीं, हमारे यहाँ खुद चल के आते हैं। हम इधर 35-40 साल से दुकान लगा रहे हैं, कहीं जाते नहीं, हमारे यहाँ खुद लेने आते हैं। आपने सिर्फ वडोदरा में लगाया है कि गुजरात के और शहरों में भी? हम खाली एक ही जगह लगाते हैं, बड़ौदा में। यहाँ पे ही सही, जहाँ माल जा रहा है वहाँ जाता है। क्या इनकी कीमत क्या होती है? इनमें 2 रुपये से दुपट्टा खेस चालू हो जाता है जो 100 रुपये तक का आता है। झंडा भी 2 रुपये से चालू है, बिल्ला भी 1 रुपये से चालू, हर रेंज का आइटम आता है। जी, और जब रैलियां होती होगी तो बल्क में सामान जाता होगा? सब हल्का आइटम ही बिकता है जी। कैसे देख रहे हो गुजरात के चुनाव को, कैसे देख रहे हैं? अब वो तो परिणाम के बाद ही मालूम पड़ेगा क्या है। परिणाम पर तो पूरे गुजरात की नज़र है, और क्यों ना हो, विधानसभा चुनाव 2022 बहुत वक्त से इंतज़ार किया जा रहा था और अब जब चुनाव का ऐलान हो गया है, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, चुनाव के लिए प्रचार हो रहा है, ज़ोरों शोरों से प्रचार हो रहा है। राष्ट्रीय नेता लगातार गुजरात पहुंच रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल यहां वडोदरा में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, और ऐसे में राजनीतिक दलों का जो प्रचार है वो चरम पर हो गया है। मध्य प्रदेश से इन सारे सामानों की बिक्री के लिए खास व्यापारी वडोदरा आए हैं और सालों से आते रहे हैं। आप ये सामग्री तो बेच रहे हैं, साथ ही आप ईवीएम मशीन भी बेचते हैं, इस पर क्या समझाते हैं? ये कौन खरीदता है? ये डेमो ईवीएम मशीन होती है। इसमें जो कैंडिडेट रहता है वो जो नंबर रहता है, सीरीज वाइज नंबर रहता है 1 2 3, उसका जो नंबर रहता है वहाँ उसका नाम लिखकर उसका चिन्ह लगाते हैं और समझाने के लिए, जैसे बटन दबाएंगे ना वैसे ही आवाज़ करती है डेमो मशीन में। यानी ईवीएम मशीन के इस्तेमाल की जानकारी देने के लिए आप ये मशीन बेचते हैं? हाँ, कि ईवीएम में वोटिंग कैसे की जाती है। और क्या कीमत होती है इसकी? इसकी 400। ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अब देश भर में चुनाव के लिए मतदान कराया जाता है, और ईवीएम मशीन के इस्तेमाल की कई लोगों को जानकारी नहीं होती, खासकर गांव में तो लोगों को पता नहीं होता है कि कहां आपको बटन दबाना है, और ऐसे में कैंडिडेट जो है वो खुद नागरिकों के बीच जाकर, मतदाताओं के बीच जाकर उन्हें समझाते हैं कि आखिरकार वोट कैसे करना है, कौन से चुनाव चिन्ह पर बटन दबाना है तो वोट सही जगह जाएगा। इसी तरह का ईवीएम मशीन भी यहाँ बिक रहा है। गुजरात की जो 182 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा जा रहा है काफ़ी दिलचस्प है। कांग्रेस पार्टी परिवर्तन की उम्मीद लगा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी नई है लेकिन सरकार बनाने के दावे कर रही है। दावे कितने सच होंगे उसके लिए 8 दिसंबर का
इंतजार हमें जरूर करना होगा, लेकिन तब तक इन चुनाव सामग्रियों का वितरण जो है वडोदरा में जारी है। राजपीपला के युवराज मानवेंद्र सिंह गोहिल वडोदरा की रावपुरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे बालकृष्ण शुक्ल से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं देने वडोदरा पहुंचे। वडोदरा में इन दिनों चुनाव का माहौल है। सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वडोदरा की रावपुरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूर्व सांसद और पूर्व मेयर रहे बालकृष्ण शुक्ल को मैदान में उतारा है। बालकृष्ण के पुराने दोस्त रहे राजपीपला के राजकुमार मानवेंद्र सिंह गोहिल उनसे मुलाकात करने वडोदरा पहुंचे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भरत डांगर, भाजपा नेता राजेश आयरे समेत के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। LGBTQ समुदाय के लिए और मानव अधिकार के लिए बालकृष्ण शुक्ल ने काफी प्रयास किए थे। उसी के चलते मानवेंद्र सिंह गोहिल बालकृष्ण शुक्ल को शुभेच्छा देने वडोदरा आए और उनकी जीत की शुभकामनाएं व्यक्त की। हाँ, मैं आज मेरे जो खास मित्र हैं श्री बालू भाई, उनको मैं शुभेच्छा देने आया हूँ, क्योंकि मैं उनको काफ़ी समय से जानता हूँ और वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने हमेशा हमारे समुदाय के लिए, हमारे लिए मानव अधिकार के लिए लड़े हैं, मदद की है हमारी, और उनकी वजह से आज हम काफ़ी आगे हम पहुंच चुके हैं। इसलिए मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है एक नागरिक के नाते भी कि उन्हें मैं यहाँ पे इस मौके पे शुभेच्छा देने आऊँ। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि उनको ज़रूर से सफलता ही नहीं, बहुत कामयाबी मिलेगी। और उनके द्वारा जो भी काम उन्होंने किए हैं, जो भी पूरे हैं, जो अधूरे हैं, वो सारे काम उनके द्वारा होंगे, वैसे मुझे अपेक्षा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छे से सफलता से कर पाएंगे। ट्रांस कम्युनिटी को लेकर क्या अपेक्षा है आपकी? देखिए, ट्रांस कम्युनिटी के साथ में बहुत दुर्व्यवहार हुआ है काफ़ी समय से। अब जाकर हमें एक अस्तित्व मिला है, उन्हें एक अस्तित्व मिला है कि उनकी एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है। लेकिन अभी भी समाज में काफ़ी गैरमान्यताएं हैं किन्नर समाज को लेकर, ट्रांसजेंडर को लेकर। वो सारी समस्याएं का हल निकल सकता है। बालू भाई जैसा व्यक्ति चाहिए ये हल को निकालने के लिए, उसका समस्या से उनको निकालने के लिए। उनके साथ में बातचीत करके हम आशा रखेंगे कि काफ़ी जो मुद्दे हैं, एजुकेशन के मुद्दे हैं, व्यवसाय के मुद्दे हैं, उनके हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उनके जगह के रहने के इश्यूज़ हैं, वो सारे मुद्दे हम बैठ के, अब मुझे आशा है कि हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। ट्रांस कम्युनिटी का મારા માટે એક ખૂબ સૌભાગ્યપૂર્ણ વાત છે કે આજે પ્રિન્સ માનવેન્દ્રજી અહીં છે। સૌપ્રથમ વખત જ્યારે તેમને હું સાંસદ સભ્ય હતો ત્યારે LGBT કોમ્યુનિટીનો આખો વિષય જ્યારે સમજાયો ત્યારે હું હલી ગયો હતો અંદરથી। મને સમજ નહોતી પડતી કે આના અંદર શું કરવું જોઈએ, પણ ત્યારબાદ એમની સાથે તબક્કાવાર મિટિંગો થઈ અને અમે બાદમાં પછી અમે તત્કાલીન વડાપ્રધાન ડૉક્ટર મનમોહન સિંહજીને મળ્યા અને તેમને સામાજિક અધિકારિતા મંત્રી કુમારી શૈલજા સાથે અમારી મિટિંગ ગોઠવી દીધી। ત્યારે આખા દેશના ટ્રાન્સજેન્ડરના જે એસોસિએશનના વડાઓ છે, પ્રમુખ છે અને મંત્રી, એ બધા ત્યાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। એમને આખું પ્રેઝન્ટેશન થયું હતું, ખાસો 1-1.5 કલાક એમને અમને સાંભળ્યા શાંતિથી। અને ત્યારબાદ તાત્કાલિક એમને, મને લાગે છે 15 જ દિવસમાં એમને મિટિંગ બોલાવી હતી અને ત્યાં દેશના તમામ જેને લોકોને વૈધાનિક સત્તા આપેલી છે એવા તમામ ડિપાર્ટમેન્ટના વડાઓ ત્યાં હાજર હતા। અને ત્યારે જ ત્યાં એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે અમને આપણે એક ઓળખાણ આપવી જોઈએ। તરત જ પાસપોર્ટ ડિપાર્ટમેન્ટના જે વડા હતા ભારત સરકારના, એમને તરત જ કીધું કે અમે આ તાત્કાલિક કરી રહ્યા છીએ। અને જેમ હમણાં યુવરાજશ્રીએ કીધું તેમ એક એવો વિષય કે જેને આઝાદી પછી 60 વર્ષ સુધી કોઈએ હાથમાં લીધો નહોતો, કોઈ પણ લોકપ્રતિનિધિ સમાજના આ અભિન્ન અંગ સાથે જોડાયો નહોતો। એનું કારણ કદાચ સમાજની બીક હોઈ શકે, કદાચ સમાજને શરમ હોઈ શકે, પરંતુ આ બધા વિષયો બાજુ પર મૂકીને
અને હું ખાસ તો આપણા મીડિયાના મિત્રોનો પણ ખૂબ આભાર માનું છું કે તેમને મેં જે આ ઝુંબેશ ઉપાડી તેને ખૂબ હકારાત્મક રીતે એને મીડિયામાં લીધી અને સમાજે પણ એને હકારાત્મક રીતે લીધું. તેના કારણે આજે જેમ પ્રિન્સે વાત કરી, યુવરાજસિંહજીએ વાત કરી કે ટ્રાન્સજેન્ડરને એક વૈધાનિક એમની એક અસ્તિત્વ ઊભું થયું છે. મને એવું લાગે છે કે આ એક શરૂઆત મારા સદનસીબે મારા હાથે થઈ છે. અને આજે તો જ્યારે આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને પણ જ્યારે આ વિષયની માહિતી મળી, તરત એમને 2014માં તત્કાલીન સામાજિક અધિકારિતા મંત્રી થાવરચંદજી ગેહલોત સાહેબને એમને આ ખાસ એક મિશન તરીકે સોંપ્યું અને તે મિશનના એક ભાગરૂપે વડોદરા શહેરમાં આખા દેશમાં પહેલી વખત એમના માટેનું એક નિવાસ સ્થાન બન્યું, જે આપણા માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે. અને મને એવું લાગે છે કે સમાજના આવા અભિન્ન અંગનો સમાજે હકારાત્મક રીતે અને જેને કહેવાય કે જેને ખૂબ જ જેને હેલ્ધી વાતાવરણમાં આપણે એને લેવું જોઈએ એવું મને લાગે. सुरेंद्रनगर के दूधरेज जैसे छोटे से गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित जनसभा में कांग्रेस के दिग्गज नेता मोहन भाई पटेल ने केसरिया खेस पहना और भाजपा के रंग में रंग गए. मोहन भाई के भाजपा में जुड़ने से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है. सुरेंद्रनगर के छोटे से गांव दूधरेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का आयोजन किया गया था. प्रधानमंत्री सुरेंद्रनगर जिले के वढवाण, चोटीला, दसाड़ा, धागंद्रा और लिमड़ी विधानसभा की बैठकों के भाजपा उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए आए थे. इस जंगी सभा के दौरान राजकोट की आराध्या बा नाम की छोटी सी 5 वर्षीय बच्ची ने 1 मिनट में भारत की विकास यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनाई, जिसे सुनकर प्रधानमंत्री मोदी तालियां बजाने से खुद को न रोक पाए और वाह वाह करते हुए उसकी बहुत ही प्रशंसा की. वे आराध्या बा के फैन बन गए थे. आराध्या बा लीमड़ी के विधायक किरट सिंह राणा की भतीजी की बेटी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराध्या बा के दोस्त बन गए. उन्होंने आराध्या को अपना ऑटोग्राफ भी दिया. वे इस नन्ही बच्ची की बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गए. इसी सभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में किसान अग्रणी कांग्रेस के दिग्गज नेता मोहन भाई पटेल भाजपा में जुड़ गए. उन्हें केसरिया खेस पहनाकर उनका स्वागत किया गया. उनके भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने से माहौल गर्मा गया था. પહેલા તો વાત કરવી કે હંમેશા હું 25-30 વર્ષથી ખેડૂતોની યોજના સંકળાયેલો રહ્યો છું. ખેડૂતોના પ્રશ્નમાં ક્યાંય પણ ખેડૂતોના હિતમાં કામ થતું હોય ત્યાં હું મારો નિર્ણય ફેરવું છું, લોકો જે કહેતા હોય. પણ કારણ કે એમને વાત કરેલી તત્કાલીન અત્યારના હાલના વડાપ્રધાને કે 2022માં બધા ભાવ ડબલ કરીશ તો 900-1000 રૂપિયામાં કપા વેચતા અત્યારે 2000માં વેચાય. એરડા 600 રૂપિયામાં વેચાતી અત્યારે 1500 રૂપિયામાં વેચાય. જીરું 2000માં વેચાતું ત્યાં 4500 ને 5000માં વેચાય. એટલે ખેડૂતોને લગતા જે પ્રશ્નો છે 15 વર્ષથી ખેડૂતોને પાણી આપે છે, પિયતનો એક પૈસો લેતા નથી. એટલે મને પોતાને એવું થયું કે ખેડૂતો માટે આપણે ઘણા વર્ષોથી કામ કર્યું. ખેડૂતો માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર જો કામ કરતી હોય તો આપણે ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય લેવો જોઈએ. ઘણા લોકો કહેતા હોય કે આમ ફેરા નામ ફેરા, હું કોઈ માટે ફરતો નથી, કોઈ લાલચથી કોઈથી ફરતો નથી. પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણયો કર્યા છે એટલા માટે મારા સમાજના માણસો મેં પહેલા મિટિંગ બોલાવી, સમાજે કીધું કે મોહનભાઈ હવે આ નિર્ણય કરો, તમે સારું ખેડૂતોના હિતમાં તમે કામ કરો છો. એટલે સમાજના માણસોને પૂછ્યું, અન્ય સમાજના આગેવાનો હતા મારા સમર્થકો, એમને પણ પૂછ્યું. બધાએ ખૂબ જ મને સમર્થન આપ્યું અને રાજી થયા છે બધા. એટલા માટે અમે પાર્ટી જોઈન કરી છે, સારું કામ કરશું સાથે રહી અને ખેડૂતોના હિતમાં કોઈ પણ સારા નિર્ણય થાય એમાં અમે સાથે રહીશું. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव प्रचार के मद्देनजर कल फिर एक बार गुजरात के वडोदरा शहर आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां नवलखी मैदान में जोरों शोरों से की जा रही है. गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 और गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 का चुनाव प्रचार इन दिनों चरम पर है. भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी के राष्ट्रीय नेता लगातार चुनाव प्रचार के लिए गुजरात आ रहे हैं. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल यानी अब से करीबन 24 घंटे बाद 23 नवंबर को गुजरात आ रहे हैं. पिछले कुछ महीनों में 3 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा आए हैं और यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया है. वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है वडोदरा शहर और वडोदरा ग्राम्य की जो सीटें हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे गुजरात में कहीं भी चांस नहीं लेना चाहती हैं और उसी की तैयारियां वडोदरा के नवलखी मैदान में चल रही है, जहां डोम तैयार हो रहा है. अब से 24 घंटे बाद सभा है, लेकिन तैयारियां कुछ खास दिख नहीं रही है क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को, पुलिस और प्रशासन को. करीब 2-3 दिन पहले ही ये दौरा और ये सभा तय हुई है. ऐसे में
जो तैयारियां हैं उन्हें दिन रात पूरा किया जा रहा है। वडोदरा के नवलखी मैदान में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे नवलखी मैदान में हेलीपैड से यहीं पहुंचे और यहां से सभा स्थल जाए, क्योंकि अगर वडोदरा एयरपोर्ट से वो यहां आते हैं तो काफ़ी सारी तैयारियां करनी होती है। रोड शो जैसा अगर कुछ होता है तो तैयारियां करनी होती है और ऐसे में नवलखी मैदान में ही हेलीपैड तैयार कर दिए गए हैं। हेलीपैड के साथ साथ यहां रिहर्सल समेत की तैयारियां भी की जा रही है और करीबन 24 घंटे बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मैदान में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करते हुए देखने मिलेंगे। गुजरात के अहमदाबाद के जमालपुर खाड़िया में AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। AIMIM के नेता और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अहमदाबाद आए। इस बार गुजरात के चुनाव में उनकी पार्टी AIMIM ने अपने 14 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें से बापूनगर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार उन्होंने कल शाम को अहमदाबाद के जमालपुर खाड़िया विधानसभा चुनावी विस्तार में सभा का आयोजन किया, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर प्रहार किए। यहाँ उल्लेखनीय है कि जमालपुर खाड़िया विस्तार से भारतीय जनता पार्टी के भूषण भट्ट, कांग्रेस से इमरान खेड़ावाला और आम आदमी पार्टी से हारून नागौरी चुनाव लड़ रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जो आज कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया, कितने आपने डॉक्टर उसमें से अपॉइंट किए? 1390 में से सिर्फ 13 काम कर रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर अगर रहेंगे ये गवर्नमेंट के अस्पतालों में तो गरीब का फायदा होगा। गुजरात को भाजपा कहती है कि मोदी ने बनाया। आपको मालूम कि मोदी की हुकूमत खुद कहती है कि अगर कोई गरीब गवर्नमेंट के अस्पताल में जाता है तो सबसे ज्यादा उसकी जेब से जो पैसा खर्चता है उसमें गुजरात का नंबर आता है। 50 मासूम बच्चे मर गए उसमें और एक 2 साल का बच्चा था। सोचो आप उस पर क्या गुजर रही होगी। अच्छा, गुजरात में इंसाफ देखो आप। एक जगह पर एक गर्भा में पत्थर फेंकने के इल्जाम में 6-7 बच्चों को पकड़ा गया केडिया में। तो गुजरात की सरकार ने पत्थर फेंकने के इल्जाम में उन बच्चों को बीच रोड पर लाकर आवाम को, जनता को जमा करके उनको लठों से मारने लगाया। फोटो वीडियोग्राफी की गई और जो ब्रिज से लोग 150 लोग मर गए, वो कंपनी के दौलतमंद को पकड़ा नहीं जाता। मोदी जी, आपको दौलतमंदों से इतनी मोहब्बत क्यों है भाजपा वालों? जो इसकी वजह से 140 लोग मर गए उसको कोई हाथ नहीं लगाता। जिन पर इल्जाम है पत्थर फेंकने का, उनको रोड पर लाकर पीटा जाता है। कि लाइट का बिल बहुत ज्यादा आता है। एक एक घर में गरीबों के पास 1000 रुपए के ऊपर लाइट का बिल आता है। यहाँ पर कांग्रेस ने आपके इस बस्ती में, इस इलाके में कोई डेवलपमेंट का और विकास का काम नहीं किया। और अफसोस की बात यह है कि इस राम रहीम नगर में बहुत से बच्चों को नशे की आदत डाल दी गई है। ये नशे की वजह से हमारे मासूम बेटे अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। इनको इस नशे की बीमारी से बचाना है। और ये जो नशा बेचते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, इन लोगों को बड़े बड़े लोगों की सरपरस्ती हासिल है, जिसमें कांग्रेस के एमएलए साहब भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जब यहाँ पर लोग नशा देकर बच्चों की जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। पीने का साफ पानी आपको नहीं मिलता। आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस का एमएलए है 5 साल से और आपको ये बुनियादी सहूलतें वो फराहम नहीं कर सका। अभी हमको बता रहे थे कि यहाँ पर स्कूल नहीं है, दवाखाना नहीं है, लाइट का इंतज़ाम नहीं है, ड्रेनेज का इंतज़ाम नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 5 दिसंबर के दिन साबिर भाई को आप वोट डालकर उनको कामयाब करिए। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले भी कहा और आज भी आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूँ कि जहाँ तक जमालपुर की विधानसभा का असेंबली हल्के का मामला है, साबिर भाई यहाँ पर एमएलए रहेंगे
मगर साबिर भाई के काम कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी। जमालपुर में मैं आऊंगा, जिस तरीके से मैं आज यहाँ पर राम रहीम नगर में आया हूँ, आप साबिर भाई को यहाँ से अपना एमएलए बनाइए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक महीने में कम से कम 2 मरतबा मैं इस विधानसभा में, इस विस्तार में आऊंगा, आपके गली कूचों में आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि साबिर भाई एक एमएलए के तौर पर काम कर रहे या नहीं कर। जमालपुर खाड़िया विधानसभा के जो चुनाव होने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है। तो अभी वो आने वाला समय बताएगा कि जमालपुर खाड़िया के विधानसभा के जो मतदाता है वो किसके सर पे ऊपर ताज रखती है। कमल सोनी, VNM टीवी, अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजकोट आने की संभावनाएं जताई जा रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारक निरंतर गुजरात के दौरे पर हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी समेत केंद्र के नेता और भाजपा के राज्य के विधायक भी अलग अलग विधानसभा विस्तार में आम सभाएं कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। इसीलिए फिलहाल यह संभावनाएं जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी 28 नवंबर को एक बार फिर राजकोट आएंगे और रेस कोर्स ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। पादरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चैतन्य सिंह झाला के चुनाव प्रचार के लिए आयोजित सभा में यूपी के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह और पूर्व गृह मंत्री गोवर्धन झड़फिया उपस्थित रहे। वडोदरा की 146 पादरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की ओर से चैतन्य सिंह झाला दावेदारी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए आयोजित सभा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह और राज्य के पूर्व गृह मंत्री गोवर्धन झड़फिया खास उपस्थित रहे और भाजपा की रिकॉर्ड ब्रेक जीत पर जोर दिया। हाँ, आज समग्र गुजरात में बीजा फेजनी 93 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथे केंद्र तरफथी केंद्रीय मंत्रीश्रीओ, केंद्रीय पदाधिकारी और राज्य में આવી રીતે સભાઓનું આયોજન થયું છે આજના દિવસે। જેમ આપણે પહેલા ફેઝમાં 89નું થયું હતું, એમાં 93 વિધાનસભાના બધા વિધાનસભા વિસ્તારમાં એક જનસભા આવો નિર્ણય થયો હતો। એના ભાગરૂપે આજે પાદરા વિધાનસભામાં હું અને અમારા ઉત્તર પ્રદેશના પૂર્વ મંત્રી શ્રી ડૉક્ટર મહેન્દ્રસિંહજી પણ આ સભા માટે અહીંયા ઉપસ્થિત હતા। આખા ગુજરાતમાં શું પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે? ગુજરાતમાં કેટલી સીટો આવી? ખૂબ સારો પ્રતિસાદ છે અને સીટોની બાબતમાં હું એટલું કહી શકું કે ગુજરાતના અત્યાર સુધીના જેટલા પણ રેકોર્ડ છે, વી આર બ્રેકિંગ ઓલ ધ રેકોર્ડ ધીસ ટાઈમ। આજે મોભા ગામે માજી ગૃહમંત્રી શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા અને માજી મંત્રી શ્રી મહેન્દ્રસિંહજીની સભા મોભા મુકામે રાખવામાં આવેલી હતી। તેમને મતદારોને ખૂબ જ સારું એવું સરકારશ્રીની માહિતી આપી, સરકારશ્રીની યોજનાઓ, સરકારશ્રીની કામગીરી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને કેમ મત આપવો અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારને જ મત આપવો તે વિશે ખૂબ જ સરસ જ્ઞાન આપ્યું હતું અને તેનાથી મતદારોને ખૂબ જ પ્રેરણા મળી અને પાર્ટીના કાર્યકરોને પણ તેમાંથી ખૂબ જ જોશ મળ્યું, જે આગામી ચૂંટણીના દિવસે ખૂબ જ કામ લાગે એવું હતું। પ્રચાર દરમિયાન કેવું લાગે? અમારો પ્રચાર તાલુકામાં પ્રચાર ફેરની ચાલી રહી છે, તેમાં દરેક ગામોમાં અમે ફરી રહ્યા છે અને ગામના મતદારો દ્વારા અમને ખૂબ જ આવકાર મળી રહ્યો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે અમે દરેક ગામના દરેક ઘરે ડોર ટુ ડોર પ્રચાર કરી રહ્યા છે અને તેઓનો ખૂબ જ સારો એવો આવકાર મળી રહ્યો છે। गुजरात के वडोदरा जिला की पादरा सीट पर भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय दावेदारी कर रहे दीनू मामा को लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में वडोदरा की पादरा विधानसभा से निर्दलीय दावेदारी कर रहे दीनू मामा इन दिनों अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पादरा के सरदार पटेल होलसेल मार्केट और रिटेल सब्जी मार्केट में प्रचार के लिए निकले दीनू मामा का किसानों और सब्जी व्यापारियों द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें बहुमत से जिताने का भरोसा भी दिया गया। रिटेल शाक मार्केटना तमाम वेपारीओ अमे मामा साथे वर्षोथी छे
અત્યારે છે ને રહેવાના છે કાયમ માટે. કારણ કે મામા અમારા આજે ને વર્ષોથી નગર સેવકની માફક સારામાં સારું આખા નગરનું કે તાલુકાનું કામ કરતા હતા, કરે છે ને કરશે એવી અમારી અપેક્ષા છે. એટલે કહો દિલ સે મામા ફિર સે. આજ રોજ પાદરા સરદાર પટેલ માર્કેટમાં દીનુ મામાને ખૂબ જ પ્રસિદ્ધાર્થ મળ્યો છે. મામા સાથે કયો સમાજ નથી તાલુકાની અંદર. મામા સાથે બધા સમાજ સાથે ચાલીને કામ કરતા નેતા છે. આજે દીનુ મામાને ખૂબ માર્કેટમાં દલાલોથી એટલે શાક માર્કેટ તરફથી ખૂબ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે અને મામાનો ભવ્ય વિજય થશે એવું તમને દેખાઈ રહ્યું છે. પાદરા તાલુકાની અંદર સર્વ સમાજના લોકો સાથે મળીને દીનુ મામાને જીત માટે અમે સૌ મહેનત કરીએ છીએ અને સારામાં સારો પ્રતિસાદ મળતો રહે છે. 1994માં પ્રથમવાર બજાર સમિતિની ચૂંટણી લડ્યો હતો. ત્યારબાદ 2007 સુધીને બજાર સમિતિમાં જ બેસીને મારું રાજકારણનું ઘડતર થયેલું. સમૂહ લગ્નની પ્રેરણા પણ કાચા પટેલ સમાજના 1-2 લગ્નમાં ગયા પછી મેં પણ ચાલુ કરેલી. ત્યારથી આજ દિન સુધી તમામ સમૂહ લગ્નોમાં કરાવીએ છીએ અને એક ગાળાના 2 પૈડા વેપારી અને ખેડૂતોનું બેલેન્સ કરીને કાયમ માટે બજાર સમિતિનો સુમેળભર્યો વહીવટ કરેલો છે. જેટલા પણ વેપારી મિત્રો છે, રિટેલમાં હોય, હોલસેલમાં હોય, તમામની સાથે મારે ઘરના અંગત સંબંધો છે અને ક્યારે પણ 1 કિલો શાક મફત નહીં માગ્યું. પણ કોઈ ધાર્મિક કામ હોય ત્યારે અમારે આ બધા આગેવાનોને ભેગા કરીને, માનો કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો સમયો હોય, હરિપ્રસાદ સ્વામીનો સમયો હોય, યા કોઈ પણ ધાર્મિક કામ હોય ત્યારે તમામ વેપારીઓએ ખૂબ સહકાર આપેલો છે. આશા અને વિશ્વાસ સાથે કહું છું કે પાદરા તમામ વેપારી મિત્રોનો મને આશીર્વાદ મળેલો છે. તમામ મિત્રો હું નહીં પણ એ પોતે લડતા હોય એવી રીતે ખુવારીથી મારા માટે काम કરે છે. તમામનો मैं खूब खूब आभार मानूं. गुजरात के वडोदरा शहर में मांजलपुर से दावेदारी कर रही कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर तस्वीन सिंह इन दिनों डोर टू डोर प्रचार में जुटी हुई हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। परिवर्तन की उम्मीद के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी भी इन दिनों लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मांजलपुर से कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रही डॉक्टर तस्वीन सिंह इन दिनों लोगों के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं को उजागर करते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील कर रही हैं। विस्तार के अंदर किस तरीके से प्रचार कर रहे हो और किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स मिल गया? हमारी ऑफिशियल फेयरनी 4 दिन से चालू है। सबसे पहले हमने वार्ड नंबर 19 से शुरू करी, जहां हम 2 दिन पूरा वार्ड घूमे हैं। मकरपुरा एयरफोर्स स्टेशन के पीछे की सारी नगरियां, सारी सोसाइटियां, हवेली और तरसाली का एरिया, मोती नगर गुरुद्वारे से हमने हमारी फेयरनी की शुरुआत करी थी। और जहाँ जहाँ भी हम लोग गए हैं वहाँ हमने जो लोगों की परेशानियाँ देखी जो 27 साल से कभी सॉल्व ही नहीं हुई, तो हमें तो यही समझ नहीं आ रहा कि 27 साल से सत्ता में रह के वो लोग कर क्या रहे हैं और आज वो किस बेसिस पे वोट मांग रहे हैं, मुझे तो वो भी समझ नहीं आ रहा। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है वोट मांगने का, क्योंकि उन्होंने कोई काम किया नहीं है। सिर्फ कांग्रेस का काम बोलता है, उनका तो कोई काम किया ही नहीं है, तो क्या बोलेगा। और उसके बाद हमने 17 नंबर वार्ड में हम 2 दिन से फेरनियाँ कर रहे हैं। इतना विकसित क्षेत्र कहा जाता है वार्ड नंबर 17, पर हर एक सोसाइटी में सबसे पहला सवाल हमें किया जाता है पानी। अगर 27 साल में वो लोग सोसाइटियों को पानी नहीं दे पाए तो झोपड़पट्टियों और नगरों को तो वो क्या ही दे पाए होंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। इसलिए कांग्रेस का काम बोलता है, उनका काम कुछ है ही नहीं, इसलिए वो बेवजह के मुद्दों पे अपनी वो बड़ाइयाँ करते रहते हैं जिसमें उनका कुछ कोई मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ कांग्रेस का जो काम है उसको बेच के चला रहे हैं, मगर उन्होंने आज तक कोई काम किया नहीं है और आगे भी मुझे नहीं लग रहा उनकी कोई कैपेसिटी है कोई काम करने की। गुजरात के जूनागढ़ के केशोद के शहरी इलाके के संवेदनशील क्षेत्रों में पैरामिलिट्री के जवानों ने फ्लैग मार्च किया।
जूनागढ़ के कैशोद में विधानसभा 2022 चुनाव के लिए प्रत्याशी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में तंत्र द्वारा मतदाता मुक्त वातावरण में मतदान कर सके, इसलिए संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कैशोद शहर के मुख्य मार्गों पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर बीबी कोहली समेत पुलिस कर्मियों ने फ्लैग मार्च की। कैशोद डीवाईएसपी के अनुसार भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए नियमित रूप से पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च किया जाएगा। वहीं आपराधिक तत्वों को हिरासत में लिया गया है। लखतर एपीएमसी में कपास के दामों में आई 150 रुपए की गिरावट से किसानों में भारी रोष है। लखतर एपीएमसी में कपास के भाव 1900 रुपए पहुंच गए थे, लेकिन अब रुपए 150 की गिरावट के साथ 1750 रुपए हो जाने से किसानों में भारी रोष है। यहां पर पिछले करीब 2 सालों से किसान अपनी सभी फसलों की नीलामी करवाते हैं। डांगर जैसी फसल के सपोर्ट दाम किसानों से लिए जाने की प्रस्तुति की गई थी। लखतर में डांगर की खरीदारी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए थे। डांगर की खरीदारी कब होगी इसका किसान इंतजार कर रहे थे, लेकिन कपास बाजार टूटने से किसानों में नाराजगी है। મોદી સાહેબ આગળની પહેલા ચૂંટણીના સભામાં બોલી ગયા કે સુરનગર મોટું કપાસનું હબ છે, તો આ કપાસનું હબ છે તો આટલા બધા ભાવ કેમ ડાઉન થતા જાય? આજના સમયમાં ચૂંટણીનો માહોલ છે। 2022ની ચૂંટણી આવી રહી છે। 1 તારીખે મોદીની જાહેર સભા આજની તારીખે સુરેન્દ્રનગરમાં ચાલુ છે અને મોટા બણગા ફૂંકી રહ્યા છે કે ખેડૂતને કેવા કપાસના ભાવ આવે। મારા ખેડૂતો ખૂબ રાજી છે, પણ એ નથી વિચારતા કે આ 2 દિવસમાં અત્યારે ચાલુ સિઝનમાં 150 રૂપિયા ઘટી ગયા છે અને ખેડૂત પાયમાલ થઈ ગયા છે। અને ખેડૂતને આ બિયારણ કપાસ અને ખાતરના ભાવ દરરોજ વધતા જાય છે, ડીઝલના ભાવ વધતા જાય છે। આ ભાજપ સરકાર ખેડૂત સામે જોતી નથી અને ખોટા ખોટા અત્યારે વાયદા અને પ્રોત્સાહન લોલીપોપ આપવાની વાત કરે છે ભાજપ સરકાર। જય हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नमो टीम संगीत के माध्यम से युवकों को अपनी टीम से जोड़ने का प्रयास कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नमो टीम के सदस्य दुर्गेश विश्वकर्मा और उनकी टीम द्वारा वडोदरा शहर के नवयुवकों और लोगों को संगीत के माध्यम से टीम के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। संगम 4 रास्ता के पास देशभक्ति गीत और देश के लिए युवा अपना योगदान दे, इस संदेश के साथ नमो टीम कार्य कर रही है। उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू। हम मोदी जी की नमो टीम से हैं, जो यूथ के लिए हम यूथ को नमो के साथ जोड़ने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। हम संगीत के माध्यम से यूथ को नमो के साथ जोड़ रहे हैं और हमें बड़ोदरा सिटी में बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग यहाँ काफ़ी दिन से स्टे कर रहे हैं। हम यहाँ पर म्यूज़िक के साथ लोगों को यूथ हमारी नमो टीम में जोड़ रहे हैं और काफ़ी सिटी घूम चुके हैं हम बड़ोदरा की, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। हमने काफ़ी सारे शहर में यहाँ पर शोज़ किए हैं और ये मेरे साथी हैं गिटार पर रुद्रा और ये फैज़ हमारे सिंगर हैं। मैं बांसुरी प्ले करता हूँ, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? यूथ के लिए मैसेज है कि आप नमो टीम से जुड़िए और आगे बढ़ते रहिए। राजकोट चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने सभा स्थल पर पहुंचकर लोगों का अभिवादन किया। आज राहुल गांधी राजकोट के शास्त्री मैदान पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने उनका अभिवादन किया। इसी के साथ उन्होंने मोरबी झूलते पुल की दुर्घटना के मृतकों को मौन रहकर श्रद्धांजलि दी। बाद में आप पार्टी में घूमकर आए राजकोट के पूर्व बैठक के कांग्रेस उम्मीदवार इंद्रनील राज्यगुरु ने इतने सारे लोगों के बीच राहुल गांधी से पार्टी छोड़कर जाने की भूल के लिए माफी मांगी। राहुल गांधी ने मोरबी दुर्घटना मुद्दे रोष व्यक्त किया। उन्होंने आम आदमी की लोन को लेकर की जाती उगाही और अरबपति बिजनेसमैन द्वारा लोन न चुकाए जाने का मुद्दा उठाया और कहा कि आम आदमी को डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी प्रहार किए। उन्होंने कहा कि देश 2 भागों में बंट गया है, एक अमीरों का और एक गरीबों का, इसलिए वे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। यात्रा श्रीनगर तक पहुंचेगी, जहां पे
तिरंगा लहराएंगे और श्रीनगर तक पहुंचने में उन्हें 120 दिन लगेंगे। उन्होंने MSME जैसे कई मुद्दे भी उठाए। सरकार ने नोटबंदी की, आपसे कहा था काला धन मिटा देंगे, काला धन नहीं मिटा। मगर सारे के सारे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस बंद हो गए। फिर गलत GST लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, हर महीने फॉर्म भरो, जो बचे थे वो भी खत्म हो गए। रास्ता साफ करना था, अरबपतियों के लिए रास्ता साफ करना था। कोरोना के समय में वही किया। मुझे याद है हिंदुस्तान के मजदूर, किसी पत्रकार ने मुझे पूछा कि आप 2000 किलोमीटर चले हो। मैंने उससे कहा, देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान का हर मजदूर ये 2000 किलोमीटर चला था, भूखा चला था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जब उस मजदूर को सरकार की जरूरत थी, हिंदुस्तान की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने उनकी मदद नहीं की। और जब वो मजदूर सड़क पे गिर रहे थे, मर रहे थे, उसी समय बीजेपी की सरकार ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते थे वो चिल्ला रहे थे, हम बर्बाद हो गए। नोटबंदी हुई, गलत GST लागू हुई, उसके बाद कोविड आया, मदद नहीं की, सपोर्ट नहीं दी। ये पॉलिसियां नहीं है, ये नोटबंदी, ये GST, कोविड में जो इन्होंने किया, ये पॉलिसी नहीं है। ये किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, छोटे व्यापारियों के खिलाफ, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों के खिलाफ ये हथियार है। इनको खत्म करने के हथियार है। और जो हिंदुस्तान के 2-3 बड़े अरबपति हैं जिनको आप जानते हो, उनके लिए रास्ता साफ करने के हथियार। वो कोई भी बिजनेस चलाना चाहे चला सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं। टेलीकॉम बिजनेस करना है तो टेलीकॉम में घुस जाएंगे, एयरपोर्ट में घुस जाएंगे, पोर्ट्स में घुस जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, जो भी ये करना चाहते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं। मगर अगर हिंदुस्तान का युवा सपना देखना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो पहले आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाइए, लाखों रुपए दीजिए, महंगाई सही है, और उसके बाद इंजीनियर मत बनिए, मजदूरी कीजिए। आज इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है, गुजरात में, बाकी हिंदुस्तान में। पहले जो गरीब लोग हुआ करते थे, पब्लिक सेक्टर में उनको नौकरी मिल जाती थी। आज पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो रहा है। रेलवेज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, PHEL को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ऑयल कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और किसको दिया जा रहा है? उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों। ये आपकी पूंजी है, ये आपका धन है।
पब्लिक सेक्टर में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। सरकार में लाखों पोजीशन खाली है। तो आप एक तरफ बेरोजगारी तो सहते हो, दूसरी तरफ महंगाई। यूपीए के समय पेट्रोल 60 रुपए का होता था, आज 100 रुपए से ज्यादा का है। गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, आज कितने का है? 1100 रुपए का है। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, वो जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और दूसरा हिंदुस्तान की गरीब जनता का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का। हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए, न्याय का हिंदुस्तान चाहिए। और भारत जोड़ो हम जो शुरू किए हैं, उसके पीछे सोच आपकी है, गुजरात की है, महात्मा गांधी जी की। कि हमारी ये नई चीज नहीं कर रहे हैं हम, रास्ता हमें गुजरात में दिखाया था, महात्मा गांधी जी ने दिखाया था, सरदार पटेल जी ने दिखाया था। आपसे ही सीख के हम ये तपस्या कर रहे हैं, जनता की आवाज सुन रहे हैं। 7-8 घंटे हम चलते हैं, हम कुछ बोलते नहीं हैं, किसानों की बात सुनते हैं, युवाओं की बात सुनते हैं, गले लगते हैं उनसे, मजदूरों से। और 7-8 घंटे चलने के बाद कभी 10-11 घंटे हो जाते हैं, हम 15 मिनट अपनी बात रखते हैं। गुजरात के सूरत में 84 विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी संदीप देसाई इन दिनों जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसमें कोई सोचने की दो राय नहीं है, हम भाजपा को ही चुनना चाहेंगे कि देश की प्रगति हो रही है। थोड़ा बहुत कोई भी चीज अगर बढ़ रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है, तो ये समय के अनुसार आ रहा है। कोई भी चीज भाव बढ़ रहे हैं तो उससे मोदी जी का लेना देना उतना नहीं है कि जो आप ये जो राजनीतिक बना रखी है कि भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो आपकी कमाई भी तो बढ़ रही है ना। आपके घर में पहले गाड़ी नहीं थी, आपके पास बंगला नहीं था, आज वो है, सब कुछ है आपके पास, और इतनी हमारी सुविधाएं बढ़ रही है, हम कहीं भी आना जाना बिल्कुल आसानी से कर रहे हैं। बिल्कुल हम सारे के सारे स्टार परिवार, मैं अकेला नहीं, सब कहेंगे कि बीजेपी ही आनी चाहिए। फ्री बिजली से देखिए, फ्री में कुछ नहीं होता। आप कपड़ा लेने जाएंगे या कुछ भी खरीदने जाएंगे, एक के साथ एक फ्री है, तो वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। आप क्वांटिटी पे मत जाइए, आप क्वालिटी पे जाइए। आपको क्वालिटी मिल रही है, अच्छी बिजली मिल रही है, अच्छा इंटरनेट मिल रहा है, उस पे जाइए। फ्री क्या मिलेगा? कुछ दिन मिलेगा, उसके बाद केवल ये चुनावी वादे हैं और वादे ही रह जाएंगे। फ्री में कभी कुछ नहीं मिलने वाला है किसी को। घर पे भी हमें फ्री में कुछ नहीं मिलता। हम कुछ काम करते हैं तो मम्मी पापा बोलते हैं लो तुमको अब 10 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे। फ्री में कभी कुछ आशा ही नहीं करनी चाहिए हमें केवल भाजपा पे, मोदी जी पे विश्वास करना चाहिए कि वो हमारे लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं, बहुत कुछ कर रहे हैं। अब की बार इलेक्शन आ रहा है, सीएम के पद पे आप किसको देखना चाहोगे? बिल्कुल निश्चित तौर पे भूपेंद्र जी पटेल, जिन पे मोहर लगाई गई है, मोदी जी ने हाथ रखा है, तो बिल्कुल उनका विश्वास और उनका जो दूरदृष्टि है उनकी, वो काम करती है। हम आज देखते हैं ये कब बढ़िया काम कर रहा है, वो बढ़िया काम नहीं, वो दूरदृष्टि वाले नेता है। वो बिल्कुल जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ये बिल्कुल थोड़ा अभी वेसु नया नया डेवलप हुआ है हमारे एरिया। पीछे हमारे काफी चीजें, मतलब गलत चीजें बिक रही है। अब कहने में नहीं आएगी मेरे, हो सकता है वो कच्ची दारू है या बहुत गंदी गंदी कई बार स्मेल आती है, थोड़ा सा आने जाने में तकलीफ होती है। कभी चेन स्क्रैचिंग वगैरह भी होती है बाइक से, कभी थोड़ी सी छेड़खानियां भी होती है गलत तरीके से, तो वो मोबाइल वगैरह चोरी होते हैं। थोड़ी दारू वारू की समस्या है, उसका निवेदन चाहेंगे। वो पिछले साल भी हमारे यहाँ वादा हुए थे कि भाई ये जल्द से जल्द समस्या हटा दी जाएगी, लेकिन इस बार संदीप भाई ने पूरे विश्वास के साथ वादा किया है, संदीप जी देसाई ने, कि हम इस समस्या को मुक्त कर देंगे, क्योंकि वेसु इतनी अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है, सूरत का हार्ट हो चुका है। 84 વિધાનસભાની અંદર દરેક વોર્ડની અંદર દરેક સોસાયટીમાં જબરજસ્ત પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના મારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી પાટીલ સાહેબે જે પેજ કમિટીનું જે અભિયાન ચલાવ્યું હતું, તે અંતર્ગત
અમારા બધા કાર્યકર્તાઓ કામે લાગી ગયા છે અને 84 વિધાનસભામાં જે 10 વોર્ડ લાગે છે અને 40 થી 40 કોર્પોરેટર ભારતીય જનતા પાર્ટીના છે. પિક્ચરમાં નથી આમ આદમી પાર્ટી તેમાં અમારા કોઈ છે જ નથી. आम आदमी पार्टी द्वारा फ्री बिजली की बातों कर रही है, फ्री सुविधा अपनी बातों कर रही है. ગુજરાતની જનતામાં ત્રીજો પક્ષ જો છે કોઈ ફાયદો નથી. જો ભૂતકાળમાં પણ શંકરસિંહ વાઘેલા, કેશુભાઈ પટેલ આ બધાએ અલગ અલગ પાર્ટી બનાવેલી, પણ ગુજરાતની જનતા ખેર ત્રીજો પક્ષ સ્વીકારતી નથી. અને ગુજરાતની જનતા છેલ્લા 27 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટી આપણા દેશના લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ પર પૂરો ભરોસો છે. એટલે અહીંયા હું તમને કહું કે આ વિધાનસભામાં 1.5 લાખ મતોથી વિજયી થવાનો છે. किसका होगा गुजरात? लगातार ये बातचीत हो रही है वीएनएम टीवी पर, और आखिरकार क्यों ना हो, गुजरात विधानसभा चुनाव बहुत वक्त से हम इंतजार कर रहे थे और अब तो तारीखों का ऐलान हो गया है. जोरों शोरों से पूरे गुजरात में चुनाव प्रचार हो रहा है. 27 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है. उससे पहले कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी. कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उसका लेखा जोखा सीधा सीधा इस बार जनता तय कर रही है. और दिल्ली और पंजाब से आई हुई आम आदमी पार्टी भी जोर लगा रही है कि गुजरात की सियासत में अपने कुछ पैर जमा पाए. भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी, आपको डिसाइड आपको करना है. और इसीलिए पार्टी की विचारधारा, मैं आपको रोजाना यहाँ कैंडिडेट से मिला रही हूँ, यहाँ पॉलिटिकल एक्सपर्ट आ रहे हैं और पार्टी की विचारधारा को लेकर पार्टी के पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी आ रहे हैं, ताकि आप तक सीधे सीधे पार्टी की विचारधारा पहुंच सके. आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल जी वीएनएम के स्टूडियो में है. शुक्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद. शुक्ल जी को हमने टेलीविजन डिबेट पे बहुत बार देखा है, भाजपा का रुख बहुत मजबूती से रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देश तक मजबूती से पहुंचाते हुए. सबसे पहला सवाल यही, किन मुद्दों पर गुजरात चुनाव इस बार लड़ा जा रहा है? क्योंकि मुद्दे इस बार थोड़े से बदल गए हैं. भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हमेशा अलग रहे हैं, लेकिन इस बार गुजरात चुनाव में आप क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से उन्होंने गुजरात की कमान संभाली से लेकर जब से वो देश की कमान संभाल रहे हैं, हमेशा वो विकास को ही सबसे प्रमुख मुद्दा मानते हैं. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राजनीति का मूल मंत्र है. और इसी मूल मंत्र के आधार पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, आदरणीय भूपेंद्र भाई जी के नेतृत्व में हम गुजरात का चुनाव लड़ रहे हैं. और गुजरात की जनता निश्चित तौर पर एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देगी. इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है. भारतीय जनता पार्टी पर सर हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म पर हमेशा बात करते हैं. लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यहाँ आकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे उठा दिए हैं, ऐसे में इस बार गुजरात के चुनाव से धर्म गायब ही दिख रहा है. देखिए, धर्म की बात अभी जो है, कल एक परमार नाम के कांग्रेस के विधायक ने, उनका वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम अस्पताल सिर्फ मुस्लिम इलाकों में देंगे, हिंदू इलाकों में नहीं देंगे. उनके दूसरे भरत भाई नाम के उनके दूसरे विधायक का आया कि इस देश को सिर्फ मुसलमान बचा सकते हैं. तो धर्म कौन ला रहा है? भारतीय जनता पार्टी में चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे आदरणीय अमित शाह जी हो, चाहे आदरणीय भूपेंद्र भाई हो, चाहे आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हो, चाहे जो है आदरणीय CR पाटिल जी हो, या कोई अन्य नेता हो, किसी ने धर्म का मुद्दा गुजरात के चुनाव में एक भी वाक्य में लाया क्या? कांग्रेस ला रही है. और गोपाल इटालिया जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक धर्म विशेष को, विशेष करके सनातन धर्मियों को निशाना बनाते हुए कहते हैं कि जो धार्मिक स्थल है, मंदिर है, ये स्त्रियों के शोषण के केंद्र है. धर्म कौन ला रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो बता रही कि हमने गुजरात में पानी कैसे लाया. भारतीय जनता पार्टी बता रही कि हम औद्योगिकरण हमने कैसे किया. भारतीय जनता पार्टी बता रही कि हमने निवेश कैसे लाया. भारतीय जनता पार्टी बता रही कि हमने पूरे देश में MSMEs में नंबर 1 गुजरात को कैसे बनाया. भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि स्टार्टअप्स में हमने गुजरात को नंबर 1 कैसे बनाया. भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि कुल जो सकल निर्यात है भारत का, उसमें गुजरात नंबर 1 कैसे है. भारतीय जनता पार्टी ने तो कहीं से धर्म नहीं लाया. भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति कर रही है, ये कह रहे हैं प्रेम शुक्ल जी. और विकास की बातें भारतीय जनता पार्टी के पास काफी सारी है, लेकिन
आने वाले 5 साल गुजरात के लिए क्या होंगे, ये जरूर आप सबके जहन में सवाल आ सकता है कि सब कुछ हो गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक देखा जाए तो 27 साल में वो सब कुछ हो चुका है जो होना चाहिए था। आने वाले सालों में जनता को क्या मिलेगा? गुजरात की जनता क्यों फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता को विकास के महामार्ग, जैसे अभी आप देखिए वडोदरा, जिसमें या तो यहाँ का विकास किया है सयाजी राय गायकवाड़ के नेतृत्व में हुआ है, या तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। वडोदरा में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने रेल कोच निर्माण की फैक्ट्री लाई, जब प्रधानमंत्री हुए तो विमान निर्माण की फैक्ट्री ले आई। जिस तरह से रोजगार के संदर्भ में जिस तरह से रोजगार निर्मित, सीमेंस का कैंपस यहाँ, L&T का कैंपस यहाँ, ABB का कैंपस यहाँ, तो ये गुजरात को, आपको ध्यान होगा जब तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक औद्योगिकरण के नाम पर क्या था, मुंबई अहमदाबाद के हाईवे के अलावा कहीं उद्योग दिखाई नहीं देते थे। आज समग्र गुजरात जो है उसका औद्योगिकरण हुआ है जी। तो औद्योगिकरण हो, यहाँ पर रोजगार के साधन विकसित हो, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, यहाँ किसानों को खुशहाली आए, मजदूरों को काम मिले, छात्रों का भविष्य उज्जवल हो, इस संदर्भ में जितना भी संभव होता है वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय भूपेंद्र भाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। विकास कार्य बहुत सारे हुए हैं, योजनाएं बहुत सारी लाई गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी शायद इस बार गुजरात में कोई डर है। एंटी इनकम्बेंसी की बात कल खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहनी पड़ी। एंटी इनकम्बेंसी का माहौल गुजरात में देखने मिल रहा है। देखिए, अब तक तो प्रो इनकम्बेंसी ही हुई है। जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने, 2002 में भी लोग कह रहे थे कि अब तो मोदी जी गए, उनको जब मौत का सौदागर श्रीमती सोनिया गांधी कह रही थी। गुजरात को पूरे विश्व में बदनाम करने का कुकृत्य जब कांग्रेस कर रही थी और कह रहे थे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, तब भी मोदी जी आए। जब गुजरात को अस्पृश्य घोषित कर दिया गया था, निवेशक गुजरात की तरफ ना आए इसके लिए घेराबंदी की गई थी, तब वाइब्रेंट गुजरात समिट करा के जिस तरह से निवेशकों को पूरे विश्व से आकर्षित किया गया। 2007 का चुनाव भी बहुत चुनौतीपूर्ण था। 2012 के चुनाव में तो कांग्रेस के ध्यान में आ गया था कि अगर मोदी जी 2012 का चुनाव जीत गए तो गुजरात का मॉडल लेके पूरे देश के समक्ष जाएंगे और पूरे गुजरात पूरे देश से जो है, जिस तरह से गुजरात से कांग्रेस का सफाया हो गया, पूरे देश से कांग्रेस का सफाया कर देंगे। उस चुनाव में बहुत चुनौतियां थी और पिछले चुनाव में तो जातीयता का नंगा नाच करने का प्रयास किया गया और उसका परिणाम देखिए। तब भी जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात की जनता ने पूरा विश्वास किया। उसी तरह से 2022 में भी प्रो इनकम्बेंसी होगी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। प्रो इनकम्बेंसी इस बात की होगी कि जब कांग्रेस का शासनकाल था तो गुजरात का सकल बजट हुआ करता था 10,000 करोड़ का, आज 2,40,000 करोड़ का सरप्लस बजट है। तब गुजरात की कुल GDP हुआ करती थी 99,000 करोड़ रुपए की, आज 19 लाख करोड़ की है। जो सौराष्ट्र पानी, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा था, उस सौराष्ट्र तक नर्मदा का पानी पहुंचाने का, जिसके बारे में केंद्र सरकार ने यह कहकर गुजरात की घेराबंदी कर दी थी और विश्व बैंक से इसको ऋण न मिले, इसका तक षड्यंत्र रचा गया था। आज उस गुजरात के सौराष्ट्र में भी नर्मदा का पानी पहुंचा। 2004 से 2014 तक मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी सतत केंद्र के समक्ष आग्रह रखते थे। सर, बातें तो बहुत अच्छी है, लेकिन नर्मदा का ये जो डैम है उसके आसपास के गांव के लोग आज भी विरोध करते हैं नर्मदा के पानी के लिए। नर्मदा का पानी पहुंचा ना, जो वहां के लोग थे। एक आप स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर का एक टाइम्स ऑफ इंडिया में 1.5 महीना पहले एक आर्टिकल आया और स्वामीनारायण अंकलेश्वर अय्यर ने ये कबूला कि जब नर्मदा के पानी की बात चल रही थी तो लोगों में, वनवासियों के बीच, मैं भी मेधा पाटकर के समर्थन में गया था। तब हमको भी लगता था कि ये जो लोग यहाँ से, जिनका पुनर्वास होना है, उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। लेकिन आज मैं जब जाकर देखता हूं तो उन वनवासियों के जीवन में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन आया है और उनका जीवन स्तर में जो सुधार क्रांतिकारी हुआ, वह नर्मदा का, अगर यह जल का कार्य रुक जाता तो संभवतः उनके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता। ये कौन कह रहा है? इस देश के बहुत बड़े अर्थवेत्ता जो स्वयं जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन के समर्थन में
दशक भर संलग्न थे। जी। तो इसी तरह से कुछ लोगों को जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, आप यह देखिए कि कष्ट कितने को है और लाभ कितने को है। जी। अब वनवासियों की आपने बात की, कल ही कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी आए थे। उन्होंने कहा कि वनवासियों को, आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी जंगल में ही रखना चाहती है, वो चाहते ही नहीं कि आप आगे आए और आपका उत्थान हो। देखिए, वही मैंने आपको बताया कि उनको वन से निकालकर उनके जीवन में मोबाइल, मोटरसाइकिल, पक्के मकान, ये किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और वही जब आदरणीय द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद यानी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान करने का पुरुषार्थ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो द्रौपदी मुर्मू के रंग को लेकर, उनके वनवासी होने को लेकर कौन सी कितनी अभद्र टिप्पणियां कांग्रेस और जो कांग्रेस के बगल बच्चा दल है, तृणमूल कांग्रेस या अन्य दल, क्या क्या नहीं कहा गया। तो वनवासियों के जीवन में अंधकार भरने का कार्य या उनको सतत जो है शोषित करने का एक माध्यम बनाने का कार्य कौन लोग करते हैं, और वनबंधु जैसी योजनाओं को लाकर उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने का कार्य कैसे होता है, यह वनवासी भी भली भांति जान गए हैं। इसलिए अब वनवासी, जितने वनवासी विधायक कांग्रेस के थे, वो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में क्यों चले आए? यह इस बात का संदेश और संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी वनवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए सिर्फ जुगाली नहीं करती है, बल्कि उनके जीवन में परिवर्तन करती है, करके दिखाती है। और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पर भी एक वनवासी समाज की, जो अपने जिले की पहली महिला थी जो विद्यालय गई थी, पहली महिला थी जिसने जो है स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, पहली महिला थी जो शिक्षिका बनी थी, और ऐसे एकदम जो है निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर ले जाने का कार्य यह भारतीय जनता पार्टी की और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अंत्योदय की नीतियों से ही संभव है। प्रेम शुक्ला जी की बात कितनी सही साबित होती है, ये 8 दिसंबर को पता चल जाएगा, जब आदिवासी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी को कितना समर्थन मिलता है, ये सामने आएगा। महंगाई और बेरोजगारी पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा घिरती आई है। सर, इतनी बड़ी पार्टी, इतने सालों से केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, उसके बावजूद महंगाई का आरोप लगता आया है, महंगाई कंट्रोल में नहीं हो रही है, बेरोजगारी का लगातार आरोप लगता आया है, इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, महंगाई के संदर्भ में 2004 से 14 और 2014 से 2022, क्योंकि महंगाई को हम कंपैरेटिवली ही स्टडी करेंगे जी। जब अर्थव्यवस्था वैश्विक तौर पर बहुत अच्छी थी, भारत की अर्थव्यवस्था भी तीव्र गति से काम कर रही थी, तब भी मुद्रास्फीति जो महंगाई को नापने का मानदंड है, उसमें एवरेज मुद्रास्फीति की दर थी 10%। और आज जब कोरोना का संकट, विश्व में सबसे भयंकर संकट झेला गया, उसके बाद भी आज महंगाई की अधिकतम जो दर है वो 6.7% है। जीवन आवश्यक वस्तुओं के जैसे भाव बढ़ते हैं, केंद्र इंटरवीन करता, आपको तो ध्यान होगा, तब केंद्रीय मंत्री शरद पवार हुआ करते थे, कृषि मंत्री, और वो कहते थे कि मैं कोई ज्योतिषी हूं जो बता सकता हूं कि महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आज हमारे जो मंत्री हैं वो ऐसे अवसरों पर वो निश्चित तौर पर जो है वो इंटरवीन करते हैं। तेल का भाव बढ़ा, दलहन का भाव बढ़ा, तो उनको नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से किया गया। डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ा, हमने जो है उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया, उसके भाव को नीचे लाया। लेकिन राजस्थान में, तेलंगाना में, जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, वहां जो वैट का दर है वो नहीं घटाया गया। आज भी आप गुजरात के में डीजल और पेट्रोल का भाव देख लीजिए और राजस्थान देख लीजिए, बिजली बहुत महंगी है गुजरात में, ये कहती है आम आदमी पार्टी की, पूरे देश में बिजली सस्ती है। गुजरात और दिल्ली दोनों का दर देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, आपके ध्यान में आ जाएगा। उनका कहना है कि हम निःशुल्क बिजली दे सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दे सकती? लेकिन वो निःशुल्क बिजली जो है मध्य वर्ग के जेब से अधिक दर पर बिजली लेने के शर्त पे कर रहे हैं ना वो। दिल्ली में किसी व्यक्ति का बिजली का बिल निकाल लीजिए और गुजरात का निकाल लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, अपने आप आपके ध्यान में। वो बाद में बार बार शिक्षा मॉडल की बात करते हैं ना, हम बार बार केजरीवाल से पूछते हैं और आम आदमी पार्टी से पूछते हैं, एक विद्यालय का नाम बताइए
जो केजरीवाल जी के 8 साल के शासनकाल में बना हो। गुजरात में 24 यूनिवर्सिटीज थी, 113 यूनिवर्सिटीज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बन गई। एक विद्यालय बता दीजिए, एक महाविद्यालय बता दीजिए। उन्होंने तो शौचालय बनाए और उसको विद्यालय का क्लासरूम बता दिए। इस पर सीबीआई जांच चल रही है। लेकिन यहाँ शिक्षा बड़ी महंगी है सर हमारे राज्य में। 60% लोग जो है आज भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, तो कैसे महंगी है? आपके और मेरे बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं सर सरकारी विद्यालयों में। लेकिन आप गुजरात से जो है अन्य राज्यों की भी आप शिक्षा और फीस का कंपेयर कर लीजिए, आपके ध्यान में आ जाएगा। राजस्थान की जो फीस है और गुजरात की फीस आप कंपेयर कर लीजिए। चलिए, भारतीय जनता पार्टी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। उसके बावजूद स्टार प्रचारकों को जिस तरह उतार दिया गया है, उस पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये कौन सी चुनौती है, कौन सा डर है भारतीय जनता पार्टी को। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर हर जिले में जाकर सभा कर रहे हैं। वडोदरा में वो तीसरी बार आ रहे हैं कुछ ही महीनों में। क्या चुनौती आ रही है आपके सामने? कोई डर है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही, जनसंघ के जमाने से ही भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव लड़ती है तो पूरा प्राणपण लड़ाकर ही चुनाव लड़ती है। आदरणीय मोदी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तब भी इसी तरह गए थे, उत्तराखंड में हुआ तब भी इसी तरह से गए थे, मणिपुर में चुनाव हुआ तब भी इसी तरह से गए थे, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ तब भी मोदी जी से पन्ना समिति के सदस्यों से लेके आदरणीय प्रधानमंत्री तक हर कोई परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। यह भारतीय जनता पार्टी की नीति है। हमारे पास स्टार है इसलिए हमारे स्टार उतरते हैं। वहां तो ये दशा है कि राहुल गांधी को पता ही नहीं था कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव बीत गए हैं कि भी जारी है। उनसे महाराष्ट्र में प्रश्न पूछा गया कि आप जो है चुनाव प्रचार में जाएंगे, तो उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश और गुजरात में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कहेंगे तो मैं जाऊंगा, जबकि हिमाचल प्रदेश के मतदान संपन्न हो चुके थे। तो जिनके पार्टी के सर्वे सर्वा को यह भी नहीं पता हो कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव बीत गए हो, और जिनके पार्टी के लोग इस बात को लेकर सशंकित की, तो कल ही की घटना है, सूरत में राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे, उनका ट्रांसलेटर उनको छोड़ के भाग गया। तो जिनके साथ ट्रांसलेटर उनका खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा था उसमें माजरा, क्योंकि बैठ नहीं रहा था कुछ जोड़, और गुजरात में क्योंकि हिंदी बहुत सर्वभाषी है तो वो जोड़ नहीं बैठ रहा था, इसलिए उनको आधे से ही बिठा देना पड़ा कि भैया आप बैठ जाइए। मैंने राहुल गांधी की बात उनका ट्रांसलेटर नहीं समझ रहा था ना, ये तो हो गया ना, तो उनकी बात गुजरात की जनता कैसे समझेगी? यह प्रश्न है ना। ये उनके साथ केरल में भी हुआ था, आपको ध्यान होगा। तो जिनका ट्रांसलेटर पार्टी का जो उनका पदाधिकारी उनकी बात को ना समझता हो। अब आदरणीय मोदी जी तमिलनाडु जाते हैं, तमिलनाडु में तमिल में जो है वो वहां के संतों की कविताएं, तिरुवल्लुवर की कविताएं जो है वो कोट करते हैं, महर्षि रमन को कोट करते हैं, और राहुल गांधी है विश्वेश्वरैया नाम का उच्चारण नहीं कर पाते। तो कहां से ले आए स्टार, बताइए मुझे। प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं वहां की भाषा, वहां का पहनावा अपनाते हैं, और हर स्टेट में जब चुनाव होता है प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत झोंकते हैं। शुक्ला जी की इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन ये आरोप भी लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चेहरे पर चुनाव लड़ती है और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर राज्य में जाना पड़ता है। देखिए, हमारे पास जो है जब अगर सौर मंडल में सूर्य होगा तो अभी आप कहेंगे कि पृथ्वी पर जो है सूर्य का प्रकाश क्यों पड़ रहा है, मंगल पे भी उसी का प्रकाश क्यों पड़ रहा है, उसी का प्रकाश जो है बुध गुरु शनि शुक्र सब पे क्यों पड़ रहा है? क्योंकि सौर मंडल उन्हीं के आसपास है। तो हमारे पास ऐसा जो है उत्कृष्ट नेतृत्व है। राहुल गांधी का प्रकाश डलवा ले ना, श्रीमती सोनिया गांधी का प्रकाश कांग्रेस डलवा ले, हम कहाँ उनको रोक रहे हैं? लेकिन प्रधानमंत्री जी कितने साल रहेंगे? उनकी उम्र हो चली है, आने वाले 5 सालों में 10 सालों में वो राजनीति से विदा हो जाएंगे। अपना विकल्प स्वयं तैयार करके, हमारे यहाँ जो है अपनी परंपरा है, कोई एक वंश का व्यक्ति तो होता नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेतृत्व संभालते हैं, फिर अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व संभालते हैं, फिर आडवाणी जी नेतृत्व संभालते हैं, अब मोदी जी नेतृत्व संभाल रहे हैं। मोदी जी जो है अपना विरासत जो है किसी न किसी और अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं देके जाएंगे, वो अपने विचार दर्शन के व्यक्ति को देके जाएंगे। यही हमारी जो है विशिष्टता है।
मोदी जी की विचारधारा और मोदी जी के चेहरे का जो नूर है, मोदी जी के चेहरे का जो चार्म है पूरे देश भर में, वो भारतीय जनता पार्टी कैसे कायम रखेगी, ये एक बड़ी चुनौती होगी और आने वाले सालों में ये पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल बात हो रही है गुजरात चुनाव की और आम आदमी पार्टी इस बार जोरों शोरों से गुजरात में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमसे डर रही है, हमारे प्रत्याशी है उनको बिठाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें अपने प्रत्याशी अभी से छुपाने पड़ रहे हैं। शुक्ला जी क्या कहेंगे? अब इसलिए आप उन्हें भी खरीद रहे हैं? आवश्यकता क्या है? जब हमारे साथ गुजरात की जनता खड़ी है तो किसी को वो क्या बिकाऊ है क्या उनके लोग, ऐसा कहना चाह रहे हैं? खरीद अभी आपको ध्यान होगा, एक गुलाब सिंह यादव नाम के दिल्ली के विधायक को आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने इसलिए पीटा कि वो उनसे रिश्वत ले रहा था। उनके अखिलेश त्रिपाठी नाम के एक विधायक के रिश्तेदार रिश्वत लेते हुए, टिकट के बदले रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। एक उनके पुनीत गोयल नाम के कार्यकर्ता, वो टिकट के लिए पैसे मांगते हुए, उनकी जो है स्टिंग वीडियो सबके सामने आई हुई है और भारतीय जनता पार्टी लाती है, ऐसा उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा। लेकिन उस स्टिंग वीडियो में होता कौन है? वो तो आम आदमी पार्टी के लोग होते हैं ना। अब आज ही सामने आया है कि सत्येंद्र जैन जो है एक बलात्कार के अभियुक्त से मसाज करे जिसको फिजियोथेरेपिस्ट कह रहे थे। तो जो पार्टी सीरियल लायर हो, जो आदतन अभ्यास के नाते झूठ बोलते हो, उनके बारे में क्या? मैंने पूछा ना कि वो दिल्ली मॉडल ले जाते हैं ना, तो उनसे पूछ लीजिए कि आपने कौन सा विद्यालय खोला, तो एक का नाम नहीं बता पाते। कौन सा महाविद्यालय खोला, तो नाम नहीं बता पाते। वो कहते हैं हमारा हेल्थ का मॉडल है। उनसे पूछ लीजिए एक अस्पताल का नाम बता दीजिए जो आपने दिल्ली में बनाया हो अपने कार्यकाल में, तो नाम नहीं बता पाते। तो जिनका ऐसा खोखला मॉडल हो, तो गुजरात की जनता जिसने विकास को अपनी आंखों के सामने गुजरात के कायाकल्प को देखा हो, वो क्या ऐसे छलावे में आएगी? आम आदमी पार्टी का खोखला मॉडल आप देश के सामने हमेशा लाने की कोशिश क्यों करते हैं? सत्येंद्र जैन वाला मामला हो, वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। उनकी शराब को लेकर जो नीति थी उस पर काफी स्टिंग ऑपरेशन हुए। मनीष सिसोदिया पर ईडी सीबीआई की जांच। आम आदमी पार्टी को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को पकड़ना ही चाहिए ना। अपराधी को अगर कहना है कि अगर हम अपराधी हैं जेल में डालिए, तो जेल में तो है और तब भी सिर्फ उसके मंत्री है वो। सत्येंद्र जैन जेल में रहते हुए मंत्री हैं और वहां भी मसाज करा रहे हैं जेल मंत्री जी। तो अब ऐसे कुकृत्यों को बेपर्दा करना क्या हमारा दायित्व नहीं है? जी, नागरिकों का भी दायित्व है। तो हम तो राजनीतिक दल हैं, हम तो करेंगे। चलिए, आप ये सब बेपरवाह करवाए। आपको लगता है कि एमसीडी के चुनाव हैं दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी? निश्चित तौर पर बड़ी सफलता मिलेगी। चलिए, आम आदमी पार्टी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सीधी सीधी टक्कर होने जा रही है। यहाँ गुजरात में तो चुनाव है ही, वहां भी एमसीडी चुनाव को लेकर काफी माजरा जो है गंभीर दिखाई पड़ रहा है और उसी के चलते आरोप प्रत्यारोप के दौर भी वहां चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक और बात गुजरात में सामने आई है निकलकर, बगावत वाली। पार्टी के यहाँ एक डिसिप्लिन वाली पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ही, लेकिन इस बार गुजरात में बगावत सामने आई। ना सिर्फ गुजरात में 7 नेताओं को सस्पेंड किया गया, एमसीडी चुनाव में भी आपने आज 11 लोगों को सस्पेंड किया है जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक सुशासन वाली पार्टी, जब भी डैमेज कंट्रोल होता है हमेशा वो नेता कहाँ गायब हो जाते पता ही नहीं चलता, उनका असंतोष शायद खुद भी भूल जाते, उस तरह से पार्टी उन्हें संभाल लेती है। लेकिन इस बार गुजरात में भी ये हुआ और दिल्ली में भी हुआ। अब कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जो रोष है, असंतोष है, खुलकर देश के सामने आ रहा है। देखिए, असंतोष आपको ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी में जो असंतुष्ट होकर बगावत करता है उसकी क्या गति होती है ये भी लोग जानते हैं। शंकर सिंह वाघेला बापू इतने बड़े नेता थे, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए। शंकर सिंह वाघेला का क्या हुआ? केशु भाई पटेल इतने बड़े कद्दावर नेता थे, 2012 में उन्होंने चुनाव लड़वाया और केशु भाई पटेल की जीपीपी का क्या हुआ ये भी लोगों ने देखा। कल्याण सिंह ने बगावत की थी और कालांतर में वापस आना पड़ा। सुश्री उमा भारती ने बगावत की थी, कालांतर में उनको वापस आना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी है, विचार दर्शन के आधार पर चलने वाली पार्टी है और हमारा विचार दर्शन और विकास के आधार पर हमको लोग जनादेश देते हैं। तो जो कोई भारतीय जनता पार्टी में, और हर जगह लोगों की इच्छाएं होती है, किसी की इच्छा, अब हर जगह से एक ही विधानसभा से एक ही प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। हमारे पास योग्य 10-12 लोग होते हैं, उसमें से कई असंतुष्ट होते हैं, उसमें से कोई एक आधा, जैसे 182 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और 7-8 सीटें आप बता रही हैं कि यहाँ पर इस तरह की घटना हुई। परसेंटेज कितना है? लेस देन 5% है।
तो इसका ये सीधा सा, और हमारे लोग आकर कांग्रेस के तो कार्यालय में लोगों ने वहां की नेम प्लेट भी उखाड़ ले गए लोग। तो वहां की बगावत देखिए आप। हमारे यहाँ तो, और कांग्रेस कितनी बार बंटी, भारतीय जनता पार्टी का आज तक भारतीय जनसंघ के जमाने में और भारतीय जनता पार्टी कभी वर्टिकल स्प्लिट हुआ? कभी नहीं हुआ। 182 सीटों पर इस बार जब प्रत्याशियों का चयन हो रहा था, बड़ी मशक्कत भारतीय जनता पार्टी को भी करनी पड़ी और बहुत पॉलिसी के साथ चलती है गुजरात में, क्योंकि यहाँ गढ़ है, सेफ सीट्स हैं सारी। लेकिन इस बार फिर भी लोगों को रिपीट करना पड़ा। एक हमारे यहाँ के एमएलए वडोदरा की ही बात, 75+ होने के बावजूद उनको टिकट दिया गया, जबकि CR पाटिल जी जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था कि 75 साल वालों से ऊपर हम टिकट नहीं देते। लेकिन रिपीट थियरी भी आजमाई गई, 75 साल प्लस को भी टिकट दिया गया। इस बार बहुत ज्यादा सेफ गेम भारतीय जनता पार्टी खेल रही है गुजरात में। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेफ गेम खेलती है, एक आध जो है अपवाद होता है। और आम आदमी पार्टी को मिशन जीरो, आज ही में एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों आम आदमी पार्टी को मिशन जीरो पर समेटने की कोशिश में है। क्या विरोधी नहीं चाहिए? क्या विपक्ष नहीं चाहिए? मजबूत विपक्ष, मजबूत विकल्प नहीं चाहिए देश को? ये तो जनता तय करेगी ना। हम अपनी बात रख रहे हैं, आम आदमी पार्टी अपनी बात रख रही है, कांग्रेस अपनी बात रख रही है। ये तो जनता तय करेगी ना जी कि किसको जनादेश देना है और किसको नकार देना है। चलिए, 182 सीट में से कितनी सीट्स? 150 प्लस। 150 प्लस। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता 150 से ज्यादा सीटों का दावा कर रहे हैं इस बार गुजरात में। कितने सफल होंगे ये 8 दिसंबर तक लगातार मैं चर्चा करूंगी और 8 दिसंबर को परिणाम लेकर फिर हम VNM के मंच से आपसे रूबरू होंगे। शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। कुछ कहना चाहेंगे आखिरी एंड नोट पर हमारे दर्शकों से? गुजरात की जनता जो है 2012 में गुजरात ने आदरणीय नरेंद्र मोदी को चुना, कालांतर में पूरे देश में का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिला। आज नरेंद्र मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। जो बाइडेन उनके प्रशंसक हैं, व्लादिमीर पुतिन उनके प्रशंसक हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप इजराइल चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। मेक्सिको के राष्ट्रपति कहते हैं कि एक शांति आयोग बनना चाहिए और उस शांति आयोग की अध्यक्षता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करना चाहिए। और पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि यूक्रेन में भारतीय विद्यार्थी फंसे तो वहां पर आदरणीय मोदी जी के आग्रह पर 2 दिनों तक यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक गया। रुका किस लिए? कि ताकि भारतीय छात्र जो है वो वहां से सुरक्षित जा सके। और पाकिस्तान के छात्रों को भी तिरंगा झंडा अपने कंधे पर रखकर अपनी रक्षा करनी पड़ी। तो ऐसे विश्व नेता को निश्चित तौर पर गुजरात 2022 में जनादेश देकर 2024 में देश में उनके नेतृत्व में और प्रचंड जनादेश देने का जो शुभारंभ है वो गुजरात से होगा। 2022 के साथ साथ 2024 का भी प्रचार कर रहे हैं। शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 8 दिसंबर तक ऐसे ही जुड़े रहना है, क्योंकि वोट आखिरकार आपको करना है, सरकार आपको बनानी है, जनप्रतिनिधि आपको चुनकर लाने हैं। ऐसे में हर पार्टी की विचारधारा आप तक पहुंच रही है और सीधे सीधे पहुंच रही है। जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं वो सीधे सीधे नेताओं से पूछे जा रहे हैं, ताकि इन सवालों के जवाब आप तक आपको मिल सके और आप एक बेहतर सरकार, एक बेहतर सत्ता अपने लिए 5 साल तक चुनकर ला सके। VNM को आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर नए आए हैं और Facebook पर देख रहे हैं, वहां भी शेयर कीजिए। ये बातें हर नागरिक तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर VNM की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। इसीलिए देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।